गुड इवनिंग एवरीबॉडी। लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई हिंदी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों के बाद कुछ अद्भुत करने का मन था, और जब अद्भुत करने का मन हो तो कुछ ऐसा किया जाए जो जिंदगी में कभी ना किया हो। आज हमारे टीम में कंटेन जो हेड हैं, उनका जन्म दिवस था और उन्होंने कहा कि सर हम बर्थडे पर कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ नया हो। तो हमने कहा कि फिर कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी में ज्योग्राफी तो बहुत बार करवा दी है, कुछ इतिहास की शुरुआत करते हैं। और क्योंकि इतिहास में मैं भी नया हूं, इस विषय को पढ़ाने का मेन मकसद है अपना एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, एक नया नजरिया प्रस्तुत करना। और आज की क्लास के बाद मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, जिसमें मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे जरूर बताइएगा ये नया इतिहास आपको कैसा लगा। जी हां, मैं नया इतिहास कह रहा हूं, इतिहास कभी नया पुराना नहीं होता, लेकिन नया इतिहास प्रस्तुतिकरण पर निर्भर करता है। इसलिए ये नया इतिहास आपको कैसा लगेगा ये मैं जानना चाहूंगा कक्षा के बाद। कई लाल लालियों का मुझ पर जो भरोसा है उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हमेशा धन्यवाद करता हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगा कि आप लोग कितना इस इतिहास को मेरे नजरिए से समझ पाए, मुझे जरूर बताइएगा। सभी को गुड इवनिंग। आइए शुरुआत करते हैं आज के क्लासेस की। सबसे पहले संक्षिप्त में कुछ छोटी सी बातें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं प्रतिदिन। एम के लाइव ये 10% का डिस्काउंट कोड या 10% रुपए बचाने वाला कोड है। जब भी आप अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन लेने की बात करते हैं तो यह आपको 10% पैसों की बचत कर देता है। इस कोड का उपयोग करने से यह पता चलता है कि आप हमारे माध्यम से अनअकैडमी पर जुड़े हैं। साथ ही साथ हम अनअकैडमी पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन में जब भी बातचीत करते हैं तो हम बातचीत करते हैं कि अनअकैडमी पर यूपीएससी सब्सक्रिप्शन यदि ले रहे तो एमके लाइव रिफर कोड क्यों जरूरी है, क्योंकि इस रिफर कोड के माध्यम से एक नैतिक संबंध हमारे और आपके बीच में बन जाता है। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी हो जाती है कि हम आपको हर पड़ाव में न केवल मार्गदर्शन करें बल्कि आपका पूरा सहयोग भी कर सके, क्योंकि पीटी से लेकर इंटरव्यू तक के हर पड़ाव में हम आपके साथ हमेशा उपस्थित रहेंगे। हमारा लक्ष्य है, जो बार बार हर वीडियो में मैं दोहराता हूं, हिंदी माध्यम में फर्स्ट रैंक लाना। और इस लक्ष्य के लिए मैं और मेरी टीम लगातार मेहनत कर रही है। मैं आज की वीडियो और आज की क्लास के बारे में आपको बता दूं कि आज 1 बजे भी हम क्लास लेने वाले थे, लेकिन कक्षा छठवीं की एनसीईआरटी पर एक विस्तृत अध्ययन करने के लिए मैं उस किताब को पढ़ रहा था। हमारी टीम उस किताब को एक बेहतर प्रस्तुतिकरण के लिए पूरे सुबह से लगी हुई थी, ताकि इतिहास में हम आज पहला कदम रख रहे हैं। और जब पहला कदम रखा जाए तो पूरी ताकत से, ताकि जब आधार मजबूत होगा तो हम हिमालय के शिखर तक भी पहुंचने के लिए अपने आप को तैयार कर लेंगे। साइंस टेक्नोलॉजी जीएस पेपर 3 में 30 अगस्त को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है, जहां आपको व्यक्तिगत कोच मिलता है, पूरी क्लासेस मिलती हैं, और नॉर्मल सब्सक्रिप्शन में भी आप एमके लाइव रिफर कोड उपयोग कर सकते हैं। आइए लाल लालियों शुरू करते हैं। इतिहास आवर पास्ट पार्ट 1, टेक्स्ट बुक इन हिस्ट्री फॉर क्लास 6, कक्षा छठवीं की इतिहास की ये किताब, जिसका ये पार्ट 1 है। 2 पार्ट लगेंगे, क्योंकि जब मैंने इसको पढ़ा और इसको पूरा समझा तो मैं 2 पार्ट के रूप में इस क्लास को कंप्लीट करूंगा। इस प्रकार एनसीईआरटी आपने कभी नहीं पढ़ी होगी। एक चैलेंज हमारा है कि इस तरीके का दृष्टिकोण आपने कभी देखा नहीं होगा। तो आइए शुरुआत करते हैं, क्या, कब, कहां और कैसे, एक कहानी से। यह कहानी मैंने एक निबंध जब लिखा था यूपीएससी की परीक्षा में, यह शायद निबंध 2012 या 2013 का है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और इस निबंध को लिखते समय मैंने ये कहानी लिखी थी। आइए देखते हैं क्या ये कहानी थी, और इसी के आधार पर मैं इतिहास की शुरुआत करना चाहूंगा। प्रश्न आया था कि इतिहास बदलता है, सॉरी ये 2010 का है, इतिहास बदलता है, भूगोल नहीं बदलता।
निबंध आया था, इतिहास बदलता है भूगोल नहीं बदलता। ये 2010 का निबंध है, तब मेरा यूपीएससी में पहला प्रयास था। और इस निबंध को लिखकर जब मैं आया था तो यकीन मानिए उस समय निबंध 200 मार्क्स का ही होता था। 138 मार्क्स हमें इस निबंध में मिले थे। काफी हम खुश भी हुए थे, क्योंकि 138 मार्क्स निबंध में मिलना मतलब एक तरीके से 70% के आसपास के को प्राप्त कर लेना था। बहुत अच्छा अचीवमेंट था। आइए मैं आपको उसमें एक छोटी सी कहानी बता रहा हूं, जो मैंने अपना दृष्टिकोण इतिहास के प्रति रखा था। यह कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी प्राचीन भारत के इतिहास को दर्शा रही है। प्राचीन भारत का इतिहास, इसका ना तो हमारे पास कोई वीडियो है कि हमारे ऋषि मुनियों से पहले हड़प्पा सभ्यता वालों ने या फिर पाषाण युग के लोगों ने अपनी कोई रिकॉर्डिंग करके रखी नहीं है कि हम उनकी रिकॉर्डिंग को देखकर बता सके कि हम पहले कैसे थे। तो फिर ये जो लिखी गई किताबें हैं, इतना बड़ा विवरण दिया गया है, ये मेरे नजरिए से केवल एक कल्पना मात्र है। मैं आपको एक कहानी के माध्यम से मैं दर्शाने की कोशिश करूंगा। जब मैं निबंध लिख रहा था तो उस निबंध में था कि इतिहास बदलता है भूगोल नहीं बदलता। तब मैंने वर्णन किया था कि इतिहास लेखन करते समय इतिहास किस विषय पर लिखा जा रहा है, इतिहास किस समय लिखा जा रहा है और इतिहास लिखने वाला व्यक्ति कौन है, इन सभी चीजों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। जब मैं उस एग्जाम हॉल में बैठा था तो मैंने एक जीवंत उदाहरण उस एग्जाम हॉल का दिया था। मैंने कहा था कि मान लीजिए कि जिस कक्षा में हम अब परीक्षा लिख रहे हैं, लगभग 40 से 45 विद्यार्थी हम इस कक्षा में परीक्षा लिख रहे हैं, और मान लेते हैं कि अचानक किसी भूगर्भिक घटना के कारण पूरी पृथ्वी का भूपर्पटी समाप्त हो जाए, और ये जो भूपर्पटी समाप्त हो जाए और सारी मानव सभ्यता इसमें दबकर समाप्त हो जाए, कल्पना करते हैं। और मान लेते हैं कि 20,000 वर्ष के बाद कोई नए सभ्यता, कोई नए जीव इस पृथ्वी पर आते हैं और वो खुदाई करते हैं। खुदाई करने के दौरान मान लीजिए कि जिस परीक्षा कक्ष में हम एग्जाम लिख रहे थे, तो हमारे कंकालों का झुंड मिलेगा। वास्तविक स्थिति तो यह थी लाल लालियों कि उस परीक्षा कक्ष में हम लोग यूपीएससी का एग्जाम लिख रहे थे और वास्तविक स्थितियां कुछ अलग ही थी। अब कल्पना करो कि 20,000 वर्ष के बाद कोई नया जीव हमारी खुदाई करने के बाद कंकाल प्राप्त करेगा, तो वो सबसे पहले कंकालों का झुंड देखेगा। तो हो सकता है वो लिखेगा कि पृथ्वी पर जो जीव पहले रहते थे, जो सबसे विकसित थे, जिन्हें मानव कहते हैं, वो झुंड में रहते थे। हम तो परीक्षा देने के लिए आए थे, हम झुंड में तो रहते नहीं थे। मान लेते हैं कि उस परीक्षा भवन के आधार पर निष्कर्ष निकाले जा रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने चश्मे पहने होंगे, जैसे मैंने चश्मा पहना था। कांच के कुछ टुकड़े मिलेंगे, तो शायद वो कहेगा कि कांच की कुछ युक्तियों का उपयोग किया जाता होगा विशेषीकृत लोगों के द्वारा दूर की चीजों को देखने के लिए, पर वास्तविक रूप में तो हमारी आंखें कमजोर थी, उसकी कमी को दूर करने के लिए चश्मा उपयोग कर रहे थे। फिर वहां पर टेबल कुर्सियां थी, तो कुछ लोहे के टुकड़े होंगे, तो लोहे के टुकड़े भी मिलेंगे। अब उससे हम परिणाम ये निकालेंगे कि शायद वो लोहे का उपयोग सुरक्षा के उपकरणों या औजारों के रूप में करते होंगे। तो हम ये कह सकते कि वहां पर तो टेबल कुर्सियों पर हम बैठे थे। मैं आपके सामने कल्पना प्रस्तुत कर रहा हूं कि वास्तविक रूप में जितनी बातें मैं आज आपके सामने रखने वाला हूं, ये मेरे दृष्टिकोण में कुछ प्रमाणों पर आधारित कल्पनाएं हैं। यहां पर हर जगह मैं लिखवाऊंगा कि इतिहासकारों का मानना है, इतिहासकारों का अनुमान है, इतिहासकारों को लगता है, क्योंकि सच्चाइयां कोई विज्ञान के रूप में प्रस्तुत नहीं होगी कि जहां एक प्रयोग करके प्रूव किया जाएगा कि ऐसा हुआ था। यह वास्तविक रूप में केवल कुछ साक्ष्य और प्रमाणों के आधार पर एक निर्णय है, जैसे कि किसी कोर्ट में जज साहब निर्णय देते हैं,
वैसे ही इतिहासकार ने कुछ प्रमाणों के आधार पर, कुछ चित्रों के आधार पर, कुछ अलग अलग अभिलेखों के आधार पर एक धारणा बनाई है। मैं कई बार इतिहासकारों को शक की नजर से देखता हूं। मेरे ऑफलाइन वाले लाल लाली कहते हैं कि सर आप तो इतिहासकारों पर भी शक करते हैं। तो मैं कहता हूं कि भाई इतिहासकारों पर मैं शक की नजर से इसलिए लिखता हूं या देखता हूं कि प्राचीन काल में जिस राजा का वर्णन जैसा किया गया है, क्या उस जमाने में कोई प्रकाशक होता था जो किसी इतिहासकार की किताब को पब्लिश करके बांटता था? बिल्कुल भी नहीं। तो जो लेखन का कार्य कर रहा है वो राजा के शरण में है। आज मुझे बताइए कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उनके शरण में वाला व्यक्ति जब उनके लिए किताब लिखेगा, क्या आपको लगता है कि उस किताब में वह उनकी अच्छाई और बुराई एक संतुलित वर्णन कर पाएगा? मैं कैसे यकीन करूं कि उस राजा के विषय में जो वर्णन किया गया है वो एक संतुलित और सही सही वर्णन है? क्या ये मैं मान नहीं सकता हूं एक पल के लिए कि वह हो सकता है कि राजा को खुश करने के लिए राजा की शक्तियों का अलौकिक वर्णन कर रहा हो और राजा उतना शक्तिशाली ही ना हो? मैं इस बात को नहीं नकारता हूं कि इतिहासकार ने जो खोजा होगा वो गलत तो नहीं होगा, लेकिन मैं इस बात पर भी पूर्ण रूप से यकीन नहीं कर सकता हूं कि उसके द्वारा बताई गई बातें 100% सत्य होगी। बस मैं आज की शुरुआत जो इतिहास की करने जा रहा हूं, मैं आपके सामने एक सिंपल सा एक दृष्टिकोण रखने जा रहा हूं कि प्रस्तुत की गई बातें सीखने और समझने के लिए हैं। इतिहास को जानने का मतलब वास्तविकता को जानना नहीं है। यह किसी लेखक या लेखकों के समूह के द्वारा प्रस्तुत किया गया विचार होता है और इसे सत्य कितना मानना है ये हम जांच पड़ताल करके सोचेंगे, समझेंगे। और यदि आप लोगों को लगेगा कि सर फिर सच क्या होगा, तो जनरली जब कई स्रोतों से हम कोई परिणाम निकाले और सब जगह एक जैसा परिणाम निकले तो हम उसे लगभग सत्य मान सकते हैं, पर पूर्ण सत्य इसलिए नहीं मान सकते हैं क्योंकि आज के युग में जब संचार क्रांति हो चुकी है तो झूठ सबके पास है, सच तो एक दो के पास ही बचा है। तो जब संचार क्रांति नहीं थी तब सच कितना रहता होगा और झूठ कितना घूमता होगा, इस पर मुझे तब भी शक था और आज भी शक है। पर मैं आपके सामने इतिहास की एक कक्षा लेकर आ रहा हूं, एक नई शुरुआत करते हुए। क्या, कब, कहां और कैसे। कक्षा 6वीं की इस एनसीईआरटी में सब कुछ बताने का प्रयास किया गया है कि इतिहास की शुरुआत करने वाला विद्यार्थी जब इतिहास का अध्ययन करें तो वो किन किन बातों को ध्यान में रखें, और इतिहास के बहुत सारे पहलू काफी सरल भाषा में इस कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी में समझाने की कोशिश की है। सभी का स्वागत है। आइए शुरुआत करते हैं कि इस पूरी किताब में हम क्या सीखेंगे। ये पहली यूनिट है। इस पहली यूनिट में हम सीखेंगे कि इतिहास क्या है, इतिहास के सोर्स क्या क्या हैं, भारत का नाम कैसे पड़ा, भारतीय इतिहास के स्रोत क्या हैं, और तारीख का मतलब क्या लिया जाएगा या तारीख का महत्व क्या होता है। मैं आप लोगों के सामने पहले एक संक्षिप्त विवरण दे रहा हूं। देखो, इतिहास को पढ़ने का मेन मकसद क्या है। हम लोग कहते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराता है। मेरे विचारों पर गौर करना, यदि इतिहास अपने आप को दोहराता है तो हम और आप मूर्ख हैं, क्योंकि हम इतिहास को दोहराने का मौका दे रहे हैं। मतलब हम उस इतिहास से नहीं सीखे कि इस प्रकार की चीजें अगर गलत हैं तो होनी नहीं चाहिए थी। कोई अगर कहे इतिहास दोहराता है मतलब हम गलतियों को दोहरा रहे हैं, हम खराब घटनाओं को दोहरा रहे हैं, हम खराब चीजों को दोहरा रहे हैं, इसका मतलब हमने उस इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। इसलिए आज से कभी अपने आप से मत कहिएगा कि इतिहास दोहराया जा रहा है। इतिहास दोहराया जाने का मतलब है कि इतिहास पढ़ने के बावजूद हमने इतिहास से नहीं सीखा है। इतिहास का मकसद है कि इतिहास को दोहराया न जाए। इतिहास को पढ़ने का मकसद है कि इतिहास की हुई कमियों को फिर से प्रस्तुत न किया जाए, क्योंकि हम एक तार्किक व्यक्ति, एक तार्किक जीव हैं जो इतिहास को पढ़कर इस बात को जानने की कोशिश में लगा है कि यह गलतियां जो हुई थी अब यह पुनः नहीं होनी चाहिए। फिर हम जानेंगे कि इतिहास के स्रोत हम कहां से प्राप्त करते हैं, इतिहास के विषय में ज्ञान को। सभी का स्वागत है। शुरुआत कर रहा हूं कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी का पहला टॉपिक, इतिहास क्या है।
सिंपल सी, तो इतिहास एक कहानी है। किसकी कहानी है? मानव की। क्योंकि हम जीव जंतुओं की कहानी को इतिहास नहीं कहते हैं, हम उस जीव जंतुओं की कहानी को जीव विज्ञान का विकास कहते हैं या जीवों का विकास कहते हैं। जीवों का विकास और इतिहास में अंतर है। जब मैं किसी घोड़े के लिए डार्विनवाद को पढ़ता हूं, जब मैं डार्विन के विचार, लेमार्क के विचार पढ़ता हूं, तब मैं कह सकता हूं कि डार्विन और लेमार्क के जो विचार है वो इतिहास नहीं है, वो एक विकास क्रम है, वो जीवों का डेवलपमेंट है और जीवों में होने वाले बदलावों की बातचीत है। पर इतिहास शब्द का उपयोग किया जाता है मानव के लिए कहानी या मानव के बीते हुए कल की कहानी जो मानव ने अपने विकास क्रम में प्रस्तुत की है। मानव की कहानी को ही हम इतिहास कहेंगे। मानव समाज में विभिन्न कालों में तरह तरह के बदलाव हुए हैं और इतिहास इन्हीं बदलावों का पता कराता है। इतिहास वास्तविक रूप से जानना चाहता है कि इस मानव का जो स्टोरी है या ह्यूमन बीइंग की जो पूरी कहानी है, इसमें किस समय कैसे पड़ाव रहे और इस कहानी के मूल शीर्षक क्या क्या थे, इस कहानी की मूल बिंदु क्या क्या थे, इन सभी का वर्णन ही हमारे इतिहास के पढ़ने का कारण है। तो इतिहास मानव की कहानी है जो अलग अलग बदलावों को बताने का प्रयास करती है। क्या है इतिहास का महत्व? इतिहास हमें बीते हुए कल के राजाओं, साम्राज्यों, समाज के बारे में पता चलता है। इतिहास से हमें पता चलता है कि भूतकाल में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे। इतिहास में हम उन लोगों के पेशे के बारे में बतलाते हैं। देखो, इतिहास को कक्षा 6वीं के विद्यार्थी को बताने की कोशिश की जा रही है कि उस समय राजा महाराजा कैसे रहे होंगे, लोग कैसे रहते होंगे। लेकिन वास्तविक रूप में इतिहास इतने छोटे से उद्देश्यों के लिए तो पढ़ा नहीं जा रहा है। वास्तविक रूप से हमारी इच्छाएं हैं, ऐसा है कि आज हम जिस रूप में हैं, क्या हम उसी रूप में पहले भी थे, या ये जो बदलाव है ये बदलाव पहले से बदलते हुए दिख रहा है। और यदि हम आज होने वाले बदलाव को समझ पाए तो हम भविष्य के बदलावों की कल्पना पेश कर पाएंगे, और यदि भविष्य का बदलाव प्रस्तुत कर पाए तो हम भविष्य को मानव के लिए बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे और मानव के लिए एक ऐसा क्षेत्र निर्मित करेंगे जो उसे इतिहास की यातनाओं और प्रताड़नाओं से मुक्त करा देगा। इतिहास को जानने की सबसे बड़ी जिज्ञासा है होने वाले बदलावों को जानना है। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन यह नियम किस तरीके से परिवर्तन कर रहा है यही जानना मेरी, आपकी और इतिहासकार की जिज्ञासा है। और इसे जानने के बाद वो तय करेगा कि भविष्य में यह परिवर्तन किस तरीके से होंगे, और वह भविष्य के परिवर्तन को जानकर अपनी जान बचाने और अपनी सुरक्षा को मजबूत करने का कदम उठाएगा। इसीलिए हम इतिहास को पढ़ना चाहते हैं। इतिहास से हमें अपने पूर्वजों की महान उपलब्धियों के बारे में पता चलता है। इतिहास हमें पूर्वजों के द्वारा की गई गलतियों के बारे में पता करता है। इतिहास से पता चलता है कि किसी खास काल में बच्चे किस तरह खेल खेला करते थे। इतिहास से हम सबक लेते हैं ताकि एक बेहतर भविष्य बना सके। यही मेन उद्देश्य है इतिहास का। अब हम जिस इतिहास की बात कर रहे हैं वो है भारत। अब भारत का मतलब वर्तमान का भारत नहीं। आज की कक्षा में मैं आपकी मैपिंग पर भी काम करूंगा। आज की कक्षा में मैं आपकी मैपिंग पर भी काम करूंगा। मैं वादा करता हूं कि मैपिंग आपकी इतिहास में सबसे खूबसूरत कराकर जाऊंगा, क्योंकि जब मैंने विषय को छेड़ा है तो इतने सरलता से तो मैं इस विषय को छोड़ने वाला नहीं हूं। इसकी हर बारीक से बारीक बात पर नजर डालेंगे ताकि हम एक नया दृष्टिकोण, एक नया वैचारिक वर्चस्व स्थापित कर सके। लोग कहां रहते थे? जिस भारतीय की हम बात कर रहे हैं, जिन लोगों के इतिहास की हम बात कर रहे हैं, तो वे लोग रहते थे नर्मदा नदी के तट पर। वे लोग रहते थे गंगा और सोन नदी के किनारे पर। वे लोग रहते थे गंगा और सोन नदी ज्योग्राफी में हमने देखा है इन दोनों नदियों को, नर्मदा को, गंगा को, सोन को, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास, पूर्वोत्तर की गारो पहाड़ियां और मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियां, जहां नर्मदा के बहने की जगह मिलेगी तो विंध्य पहाड़ियां, और उत्तर पश्चिम में स्थित हिमालय के पास सुलेमान, पाकिस्तान में सुलेमान पहाड़ियां हैं, और किरथर पहाड़ियां
ये दोनों पहाड़ियां उत्तर पश्चिम में मिलती हैं इन दोनों पहाड़ियों में। इसका मतलब हम जिस इतिहास का वर्णन करने वाले हैं लाल लालियो, वो बहुत ही कम हिस्से की बातचीत बता पाएगा, क्योंकि वही के प्रमाण हैं, वही के साक्ष्य हैं, वही के बारे में हम जिक्र कर सकते हैं। सुलेमान और किरथर पहाड़ियां पाकिस्तान, इस पर हम बात करेंगे आज। गारो पहाड़ियां पूर्वोत्तर में, याद करिए मेघालय, गारो, खासी, जयंतिया, वहां की बात करेंगे हम। मध्य भारत की विंध्य पहाड़ियां, सिंधु और उसकी सहायक नदियां, गंगा और सोन नदियों के किनारे, नर्मदा नदी के तट पर। अगर हम बात करें तो पूरे इतिहास में हम जो वर्णन करेंगे, हम बात करेंगे सिंधु वाला, ये सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बातचीत रहेगी। हम बात करेंगे गारो पहाड़ियों की, जहां पर इतिहास के कुछ प्रमाण हमारे पास आएंगे। हम करेंगे गंगा नदी, नर्मदा नदी, यहां विंध्य वाले क्षेत्र में मिलने वाले लोगों की। हमारा उद्देश्य आज इन लोगों के बारे में जानना है। सबसे पहले हम नर्मदा नदी के बारे में जानते हैं कि इस नर्मदा नदी के किनारे जो लोग रहते थे वो कैसे थे। ये बातचीत लाल लालियो लगभग हम बात करेंगे कि 20,000 साल से भी पुरानी है, बहुत पुरानी बातचीत है। इसलिए जो कल्पनाएं मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, ये लेखक, इतिहासकार और इतिहासकार के समूह के द्वारा कुछ प्रमाणों पर जारी की गई है। कई हजार वर्षों तक लोग नर्मदा नदी के नजदीक रहते थे। लोग शिकार करते थे, कंदमूल फल इकट्ठा करते थे। ऐसे लोग किसी एक स्थान पर नहीं रहते थे, बल्कि खाना बदोश या बंजारे थे। अब इन तीनों पॉइंट को समझा रहा हूं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी का भी शिक्षक हूं। आप अगर नर्मदा को देखेंगे तो नर्मदा सामान्यतः मैदानी भाग में बहुत ही कम है। एक तरीके से नर्मदा हम कहेंगे कि दो पर्वतों के बीच में से बहती है। और जब जहां मैदान नहीं होंगे ना, वहां लोग मैदानी भाग में स्थायी रह सकते हैं। लेकिन आज भी हमारे देश में पहाड़ी लोग, फिर आप कश्मीर की पहाड़ियां ले लीजिए, कहीं पर भी पहाड़ी लोग जो होते हैं ना, वो बंजारे होते हैं, खाना बदोश होते हैं। खाना बदोश, जहां रहेंगे वहां पर जो भोजन की प्राप्ति होगी, फिर किसी दूसरी जगह पर चलने चले जाएंगे। तो खाना बदोश और बंजारे रहेंगे। नर्मदा नदी के भूगोल को ध्यान में रखो तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि ऑब्वियसली शिकार करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि नर्मदा नदी के आसपास जंगल है। आज भी हम देखेंगे कि पर्णपाती वनों का बहुत बड़ा जंगल है। तो यहां पर कंदमूल फल तो मिलेंगे आसानी से, जंगली जानवर भी मिलेंगे। और हम कह सकते हैं कि वहां रहने की स्थायी जगह इसलिए नहीं है क्योंकि वो कोई मैदानी क्षेत्र नहीं है। तो नर्मदा नदी पर हजारों साल पहले भी जो लोग रहते थे, वो खाना बदोश रहते थे और वह शिकार करते थे या कंद मूल फल इकट्ठा करते थे। पर अगर हम सुलेमान और किरथर पहाड़ियों की बात करें, पाकिस्तान में आ गए अब हम। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में लोग जो रहते थे 8,000 साल पहले रहते थे। और उनमें वे उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने खेती की शुरुआत की। क्यों नहीं खेती करेंगे भाई? सिंधु का मैदान है, इतना सपाट मैदान है कि वहां पर जो भी लोग रहने जाएंगे वो खेती करेंगे ही और वहां स्थायी रहने की कोशिश करेंगे। तो गेहूं और जौ की खेती वो करते थे। सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में हमें सिंधु का महान मैदान मिलेगा, खेती करेंगे, गेहूं और जौ की खेती जैसी बातचीत यहां पर आएगी। ये लोग भेड़ बकरी गाय बैलों को पाला करते थे क्योंकि घास उग रही है। ये लोग एक स्थायी जीवन जीते थे, यानी एक ही स्थान पर टिक कर रहते थे। इस समय के आसपास अब एक झुंड में रहेंगे तो एक झुंड जहां रहने लग गया वो गांव बन जाएगा। और इसीलिए किरथर और सुलेमान पहाड़ियों पर स्थायी जीवन मिलेगा, गेहूं की खेती मिलेगी, गाय बैलों को पालने का मिलेगा। एक ही भौगोलिक कारण है और वो कारण है वहां पर मिलने वाले सपाट मैदान। भूगोल बहुत प्रभावित करेगा इतिहास को। अब आते हैं गारो की पहाड़ियां, विंध्य की पहाड़ियां। फिर से वैसी जगह है, उबड़ खाबड़, लेकिन यहां कुछ बदलाव भी मिलेंगे। गारो की पहाड़ी में रहने वाले लोग उन पहले लोगों में से थे जिन्होंने चावल की खेती, लाल लालियों ध्यान दो, गारो पहाड़ियों में आज भी बरसात ज्यादा होती है। धान की खेती करने के लिए पानी की अधिकता चाहिए। उस जमाने में भी कहीं ना कहीं मानसून की बात अगर मैं कहूं तो भले ही हम इतिहास पुराना पढ़ रहे हैं,
लेकिन इस पर्यावरण में प्राकृतिक घटनाक्रम में बहुत तेजी से बदलाव नहीं होते हैं। तो गारो की पहाड़ियों में बरसात की अधिकता के कारण धान की खेती शुरू हुई। विंध्याचल के उत्तर में तो कोई और नहीं, गंगा का मैदान है। इस गंगा के मैदान में भी सपाट है, इस कारण से धान की खेती आज भी वहां होती है। हजारों सालों से धान की खेती हो रही है। सिंधु उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहर। अब शहर कैसे बन जाएंगे, क्यों बनेंगे? क्योंकि सिंधु में जब गांव बने तो वहां भीड़ बढ़ी तो थोड़े बहुत व्यापार शुरू हुए, और जब व्यापार शुरू हो जाता है तो वहां शहर शुरू हो जाते हैं। जहां व्यापार, हमारे गांवों में आज भी लोग व्यापार नहीं करते हैं। आज भी हमारे गांवों के लोग वास्तविक रूप से रिश्ते निभाते हैं। ये व्यापार जैसे शब्द तो शहर के हैं, इसलिए जब वहां पर गांवों का विकास होगा, गांव बड़े होंगे, स्थायी होंगे, तो शहर बनेंगे, और शहर बनेंगे तो वहां पर व्यापार भी होगा। सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास आरंभिक शहरों का विकास लगभग 4700 वर्ष पहले हुआ था। आप अगर थोड़ा ज्योग्राफी, थोड़ा इतिहास ध्यान में रखिए, आपको पता चल जाएगा कहां खानाबदोश थे, कहां पर स्थायी जीवन रहेगा। हर एक चीज आपको क्लियर होती चली जाएगी। गंगा और सोन नदी के किनारों पर शहरों का विकास, क्योंकि गांव बड़े हो गए, यहां पर भी 2500 वर्ष पहले शुरू हुआ। कुछ शहर सोन जैसी सहायक नदियों के किनारे भी विकसित हुए, और कुछ शहरों का विकास समुद्री तटों पर भी हुआ। समुद्री तटों पर जहां विकास हुआ होगा, वो केवल और केवल किसी दूसरे क्षेत्र से आने वाले लोगों के व्यापार के कारण। फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी का उदाहरण देकर मैं क्यों ना समझाऊं आपको। प्राचीन काल की घटनाएं फिर से हमें बताएगी कि समुद्र तटों पर शहर का विकास इसीलिए होता है क्योंकि अन्य क्षेत्रों के साथ जब व्यापार बढ़ते हैं तो वहां पर समुद्र में गतिशीलता बढ़ जाती है, मानवीय क्रियाकलाप बढ़ जाते हैं। इसलिए शहरों के विकास समुद्र तटों पर प्राचीन काल में भी हुए थे, विशेषकर गुजरात में। हमारे देश के कई नाम जैसे कि आर्यव्रत, अब हमारे देश के नामों पर आते हैं। आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, 6 नामों से जाना जाता है। आर्यव्रत, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष, भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। आजकल इंडिया, हिंदुस्तान और भारत 3 नाम प्रचलित है। हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का उपयोग है। आते हैं जरा इंडिया नाम। मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिंधु नदी के किनारे बसते थे, या सिंधु नदी को पार करने के बाद उस जमाने के ग्रीस में रहने वाले लोग, ईरान में रहने वाले लोग हमारे देश की तरफ जब आते थे, हमारे क्षेत्र की तरफ जब आते थे, तो वो सिंधु जैसी बड़ी नदी को पार करके आते थे। तो जब उस जमाने में सिंधु नदी को पार करना एक अद्भुत सा चमत्कार ही माना जाता था, तो वे लोग जब अपने क्षेत्र में पहुंचते थे तो बड़ी बड़ी कहानियां बताते थे कि हम उस महान नदी को पार करके आ गए। तो वे लोग सिंधु की जगह पर हिंदू शब्द उपयोग करते थे, और वह हिंदू और उसके क्षेत्र वाले लोगों को इन्होंने नाम हिंदुस्तान दिया। और जब अंग्रेज लोगों ने उन शब्द को पढ़ा तो उन्होंने एच गायब कर दिया, और उससे बन गया हिंदुस्तान की जगह पर हिंदुस्तान और इंडस से बना फिर इंडिया। तो पहले तो इन लोगों ने सिंधु शब्द को, ग्रीस वालों ने हिंदू कहा, और अंग्रेजी वाले लोगों ने हिंदू की जगह इंडस कहना शुरू कर दिया। वो एच की जगह पर आई शब्द का उपयोग सीधा करने लग गए, और यहां से बना इंडस से इंडिया। ईरान और ग्रीस के लोग भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में आया करते थे। ध्यान से सुनना, ईरान और ग्रीस के लोग, ये भारत हैं, और ईरान और ग्रीस के लोग जब आएंगे तो वो सिंधु नदी को पार करके आएंगे। और ये उस समय हम बात करें अगर, तो भारत को बहुत ही बड़े क्षेत्र में हम मान के चलें, तो इस समय वह जब सिंधु पार करके गंगा वाले क्षेत्र में, नर्मदा वाले क्षेत्र में पहुंचते होंगे तो वो उसका अलौकिक वर्णन करते होंगे, और इसी कारण से उनके इतिहास लेखन में इस नदी के विषय में बड़ा विस्तृत वर्णन मिलता है। वे सिंधु नदी के बारे में जानने लगे। वे इस नदी को इंडोस या हिंदोस कहते थे। इस तरह सिंधु नदी के पूर्व की ओर पड़ने वाले इलाके का नाम इंडिया पड़ा। भारत अगर हम बात करें तो उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग में रहने वाले लोग, मतलब हम बात करेंगे कि ये जो क्षेत्र हैं, उपमहाद्वीप का उत्तर पूर्वी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग,
ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान वर्तमान का, हम कहेंगे कि पाकिस्तान वाला अफगानिस्तान वाला पूरा क्षेत्र, ये वहां के रहने वाले लोग कहलाते थे भारतीय, क्योंकि वेदों में यहां के जो राजा थे भरत, उनके आधार पर ऋग्वेद में जिक्र किया गया है और इस भूभाग का नाम फिर भारत रखा गया है। अब सवाल यह है इतिहास के सोर्स, ये जरा ध्यान से सुनना, ये कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी आपको बता पाएगी। पांडुलिपि, पांडुलिपि का सिंपल सा तात्पर्य है हाथ से लिखी गई, हाथ से लिखी गई बात। तो हाथ से लिखी गई लिपि पांडुलिपि कहलाती है। पांडुलिपि को हम सामान्य रूप से कहेंगे कि हाथ से लिखा गया। अभिलेख, किसी पत्थर पर अगर कुछ लिख कर रखा हुआ है तो उसे अभिलेख कहेंगे। फिर सिक्के की अगर हम बात करें तो उस जमाने में जो सिक्के होते थे उनसे पता चलेगा, जैसे आज से 2000 साल के बाद जब नरेंद्र मोदी जी के टाइम का नोट देखा जाएगा तो उनके विषय में भी बहुत सारी जानकारियां मिलेगी कि पहले के नोट में गांधी जी का चेहरा कैसा था और बाद के नोट में गांधी जी का चेहरा कैसा है। इससे पता चलेगा कि नरेंद्र मोदी जी की जो थिंकिंग थी वो पहले वाले लोगों से अलग थी, वो विपरीत थिंकिंग वाले लोग थे। तो वैसी सिक्कों के जो आधार हैं या सिक्कों में जिस तरीके की बातचीत है उससे हमें ये पता चलता है कि उस समय जो राजा रहा होगा, उस समय जो सामंत रहे होंगे, उस समय जो धनाढ्य लोग रहे होंगे, उनकी मानसिकताएं कैसी थी। और पुरातत्व स्थल का मतलब जहां पर कोई भी पुरानी चीजों के पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, कोई मकान, कोई भी चीज मिल जाए हम उसे कहेंगे पुरातत्व स्थल। तो यही वो 4 चीजें हैं जो हमें इतिहास को जानने में सबसे ज्यादा मदद करती है। आइए जरा चारों चीजों का एक संक्षिप्त विवरण कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी क्या प्रस्तुत करती है। हाथ से लिखी हुई किताब को पांडुलिपि कहते हैं। छपाई प्रिंटिंग तकनीक के आविष्कार से पहले किताबों को हाथों से लिखा जाता था। शुरू की पांडुलिपियों को ताड़ के पत्तों पर या फिर भोजपत्र पर लिखा जाता था। तो पांडुलिपि की परिभाषा आज से आप क्या याद रखेंगे? हाथ से लिखी गई ताड़ के पत्र या भोजपत्र की लिपि पांडुलिपि कहलाती है। इसे पढ़ना बहुत ही कठिन होता है और इसको पढ़ने के लिए भी एक विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़ती है जो इस लिपि को काफी समय से अध्ययन कर रहा हो। इन लिपियों के कुछ इशारे होते हैं, कुछ चिन्ह होते हैं, कुछ लाइनें होती हैं जिसके आधार पर यह आइडिया लगता है। यह घटना वैसी है लाल लालियों, जैसे एडिडास में 3 लाइनें दिखी तो आप समझ जाते हैं कि यह एडिडास की बात कर रहा होगा। अगर मान लेते हैं कि एक राइट का निशान मिल गया तो आप समझ जाएंगे कि वह नाइके की बात कर रहा होगा। तो जैसे आज भी हम ट्रेडमार्क के रूप में कुछ प्रतीकों का उपयोग करते हैं, वैसे ही उस जमाने में कुछ ऐसे कॉमन सिंबल यूज हुआ करते थे जिसके आधार पर यह आइडिया लग जाता है कि ये किसकी बात कर रहा है। और ये उन्हें कैसे आइडिया लगेगा? क्योंकि वो लंबे समय से उसी चिन्हों को देख रहे हैं। अब आपको और मुझे आइडिया कैसे लगा कि राइट का निशान मतलब नाइके हैं? क्योंकि हमने और आपने लंबे समय से इस नाइके को देखा है। और इसी कारण से लाल लालियों मैं आप लोगों से ये कह सकता हूं कि जैसे आज के ट्रेडमार्क हैं, उस जमाने की पांडुलिपियां हैं जिसके कुछ चिन्ह हमें बता देते हैं कि यह उस जमाने में किस बात की ओर इशारा कर रहा है। तो पांडुलिपि ट्रेडमार्क दिमाग में रहनी चाहिए कहानी, यह ज्यादा जरूरी है। पुरानी पांडुलिपियों से धार्मिक विश्वास, रीति, राजाओं, दवाइयों, विज्ञान, कविताओं आदि के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। फिर हम आते हैं लाल लालियों अभिलेख पर। किसी पत्थर पर उकेरे हुए लेख को अभिलेख कहते हैं। बहुत ही खूबसूरत और सामान्य सरल परिभाषा। पत्थर पर उकेरे हुए लेख मतलब उसे काफी स्थायी, याद रखिएगा पांडुलिपियां उतनी स्थायी नहीं रहती क्योंकि भोजपत्र और जिन पत्रों पर लिखे जाते हैं उन्हें बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव अपघटित कर सकते हैं यदि वो सुरक्षित ना रखे गए तो। लेकिन पत्थर को बहुत आसानी से अपघटित कर पाना संभव नहीं है, इसलिए अभिलेख ज्यादा से ज्यादा पुराने मिलेंगे। यदि आपसे कोई सिंपल सा सवाल पूछा जाए कि सबसे पुरानी चीज इन चारों इतिहास के सोर्स में क्या है, तो वो अभिलेख ही होगी क्योंकि वह अभी तक सुरक्षित होगी।
पांडुलिपियां भी हैं, लेकिन वो कितनी सुरक्षित होगी यह तो निर्भर करेगा उनके संरक्षण पर। सिक्के तो तब बने होंगे जब धातु के बारे में ज्ञान आया होगा। तो अभिलेख तो पत्थर हैं, पत्थरों पर उकेरी गई चीजें बहुत पुरानी होगी, क्योंकि पत्थर के विषय में ज्ञान हमें धातुओं से पहले था। किसी पांडुलिपि की तुलना में अभिलेख बहुत लंबे समय के लिए सुरक्षित रह सकता है। ज्यादातर अभिलेखों में किसी राजा की घोषणा या आदेश मिलते हैं। ऐसी घोषणाओं को अभिलेखों पर इसलिए लिखवाया जाता था ताकि अधिक से अधिक लोग उन्हें पढ़ सकें। कुछ अभिलेखों में राजाओं, व्यापारियों, अन्य लोगों द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में भी लिखा जाता था। ऐसे अभिलेख अक्सर संस्कृत में या प्राकृत भाषा में या तमिल की भाषा में मिले हैं। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है कि अभिलेख मुख्य रूप से संस्कृत, प्राकृत और तमिल, इन 3 भाषाओं में मिले हैं। यहां मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं विज्ञान भी पढ़ाता हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। भाषाएं भी लाल लालियों 2 प्रकार की होती है मेरे हिसाब से। एक होती है जीवंत और एक होती है मृत। एक होती है जीवंत और एक होती है मृत। ऐसी भाषा जिसमें दर साल दिन प्रतिदिन नए शब्द आते हैं, जिसके ग्रामर में सुधार होता है, जिसकी भाषा में बदलाव आते रहता है, वो एक जीवंत भाषा है। और मृत भाषा उसे कहते हैं जिसमें अब कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, उसका व्याकरण भी फिक्स हो गया है। जैसे कि विज्ञान में हम लैटिन भाषा का उपयोग करते हैं और अब इस लैटिन भाषा को जानने वाले और इसके व्याकरण को बदलने वाले लोगों की तादाद बहुत कम हो गई है। ऐसी लैंग्वेज को डेड लैंग्वेज कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि पुराने समय की बहुत सारी भाषाएं डेड हो चुकी है, जिनका व्याकरण हमें नहीं पता है, जिनकी शब्दावली पूर्ण रूप से हम नहीं समझते हैं और उसमें अब कोई नए शब्दों का समावेश होता ही नहीं है। तो वो डेड लैंग्वेज को जानना कठिन काम है, जो अभिलेख और पांडुलिपि के माध्यम से जानते हैं। यहां मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूंगा कि बायोलॉजी या विज्ञान के अधिकतर शब्द लैटिन भाषा से लिए गए। वो इसीलिए ताकि भाषा अगर मृत हुई तो फिर वो शब्द बदलेगा नहीं समय के साथ, तो सारे जगत में वो शब्द एक समान प्रकार से उपयोग किया जाएगा। तो लाल लालियों, भाषाएं भी बदलती हैं। यदि बदल रही है तो जीवंत हैं, नहीं बदल रही है तो डेड लैंग्वेज है। तो ये अभिलेखों पर संस्कृत, प्राकृत और तमिल जैसी भाषा का उपयोग किया जाता था। अब हम आते हैं सिक्कों पर। सिक्के पर अक्सर उसे जारी करने वाले राजा की तस्वीर रहती है, इसलिए सिक्के से उस समय के राजा के बारे में पता चलता है। सिक्के से उस जमाने के कारीगरों की महारत के बारे में पता चलता है। देखो, सिक्के केवल और केवल राजा के बारे में नहीं, तकनीक के बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि सिक्कों का निर्माण करना किसी साधारण व्यक्ति के बस का संभव नहीं है। उन सिक्कों की एक विशेष आकृति होती है, उन सिक्कों पर एक विशेष मुहर होती है, उन सिक्कों का निर्माण एक विशेष प्रक्रिया से होता है। अगर किसी जगह के सिक्के मिलते हैं तो हम कहेंगे तकनीक अच्छी थी। सिक्कों की गुणवत्ता, सिक्कों की मोटाई, सिक्कों में उपयोग की गई धातु की शुद्धता इस बात को बताएगी कि उस समय का विज्ञान कितना मजबूत था, क्योंकि सिक्कों की वह गुण हमें कहीं ना कहीं उसके तकनीक की जो हम कहेंगे कि प्रकाष्ठा है उसका वर्णन करता है। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व, मतलब लगभग 2600 साल पहले हुई थी। तो उस जमाने के सिक्कों से हमें पता चलेगा, लेकिन सबसे पुराना ज्ञान हमें अभिलेखों से मिलता है। फिर आते हैं पुरातत्व स्थल। जिन स्थान से ऐतिहासिक अवशेष मिलते हैं इसे पुरातत्व स्थल कहते हैं। भवन और स्मारक भी पुरातत्व स्थल की श्रेणी में आते हैं। ऐसे स्थानों से मिलने वाले पुराअवशेष और अन्य वस्तुओं से बीते जमाने के बारे में प्रचुर जानकारी मिलती है। फिर एक व्यक्ति है पुरातत्वविद। यह शब्द आप लोगों ने सुना होगा कई बार। पुरातत्वविद एक ऐसा जानकार है जिसे पुरानी वस्तुओं के विषय में बहुत बारीकी से जानकारी होती है कि वह किस ओर इशारा कर रहा है। तो पुरा अवशेषों के अध्ययन के विशेषज्ञ को पुरातत्वविद कहते हैं। अब आते हैं हमारे इतिहास में तारीखों का महत्व, यह जानना बहुत जरूरी है। देखो, यदि तारीखें बदल गई तो इतिहास बदल जाते हैं।
कोई आपसे कहे कि क्या तारीख तारीख की बात करते हो, तारीख बदल गई तो कौन सी बड़ी बात हो गई, उससे कहना जब तारीखें बदलती हैं तो इतिहास बदल जाते हैं। कल्पना करिए कि कोई होने वाली घटना जो बहुत समय बाद हुई थी, उस पर गलती से जो 6वीं शताब्दी में हुई थी वो 6वीं ईसा पूर्व लिख दी जाए तो पूरे मानव की कहानी में ट्विस्ट आ जाएंगे। इतिहासकार चिंता में चला जाएगा कि उस पुराने टाइम में इस महान घटना के होने की क्या संभावना है। मैं, आप और पढ़ने वाले सारे के सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि वह कितनी घटना बदल गई है। तो जब आपसे कोई कहे तारीख का महत्व क्या है, तो तारीख का महत्व इतिहास को सही क्रम देना है। तारीख का महत्व विकास क्रम के सही मायने समझने हैं और तारीख का महत्व है उस मानव की कहानी के हर पड़ाव में एक क्रमबद्ध बदलाव को बताना है। तारीखों की मदद से हम घटनाओं को एक खास क्रम में रखने की सहूलियत होती है, इसलिए इतिहास का अध्ययन करते समय तारीखों का बहुत महत्व होता है। इतिहास के बारे में चर्चा करते हुए तारीखों को बीसी बिफोर क्रिस्ट ईसा पूर्व और एडी ईसवी का इस्तेमाल करते हैं। इस समय जो हम लिखेंगे वो ईसवी एडी होगा, जैसे 2020 ईसवी एडी कह सकते हैं आप लोग। और अगर हमें इससे पहले बताना है, क्योंकि हमने कैलेंडर से पहले बताना है कुछ, जैसे मान लीजिए कि कैलेंडर के शुरुआत से पहले 100 साल पहले बताना है, तो हम कहेंगे 100 बीसी, 100 ईसा पूर्व। इस शब्द को समझिएगा जरा, फिर से बता रहा हूं। बीसी का मतलब है ईसा से पहले, और ईसा मतलब ये जो ईसाई धर्म है उनके जो गॉड के संतान थे उनके जन्म से पहले और बाद वाली। अब ज्यादा बारीकी में मत जाना कि जन्म और मृत्यु उस दरमियान को क्या कहते हैं, वो हमारे लिए इतना लड़ने वाला मुद्दा नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर जो बीसी हैं और जो एडी हैं इसका मतलब क्या है। तो एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, यानी ईश्वर के साल में। एनो डोमिनी मतलब ईश्वर के साल में। कभी कभी एडी की जगह पर सीई भी मिल जाएगा, जैसे 2020 सीई भी मिल जाता है, कॉमन एरा। तो जो बीसी है उसे कहेंगे बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा, तो मैं बता दूं बीसी कहो या बीसी कहो दोनों एक है। बिफोर क्रिस्ट और बिफोर कॉमन एरा दोनों बातों का मीनिंग एक है। और एडी कहो या सीई कहो दोनों का मतलब एक है, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा, एडी और सी। तो ये शब्द आपको समझ में आ गए। ईसा के जन्म से पहले हम मानते हैं कि हमें कुछ भी जानकारी नहीं थी तारीख की, तो हम केवल उससे अंदाजा लगाते हैं कि कितने साल पहले की हम बातचीत कर रहे हैं। तो बीसी की जगह कई बार बीसी मिलेगा, तो बिफोर क्रिस्ट या बिफोर कॉमन एरा कहो, या फिर एनो डोमिनी, या फिर हम कह सकते हैं कॉमन एरा। मुझे उम्मीद है कि बीसी बीसी ये बात आपके समझ में आ गई होगी, एडीसी ये बात समझ में आ गई होगी। आप कब आ रहे हैं या आपका जन्म कब हुआ है, तो एडी और सी में। और अगर हम बात करेंगे 2000 साल पहले की कोई घटना की, तो वो बीसी या बीसी के बाद की आएगी। हम लोग ऐसे याद रखते हैं कि ए मतलब पहले हमारी बारे में चर्चा होगी, और बी वो पहले के लोगों की चर्चाएं होगी। तो बी मतलब पहले के लोग, और ए मतलब हम लोग, क्योंकि हम अगले लोग हैं और वो पिछले लोग हैं। वो अगले लोग और पिछले लोग, तो मैं इसे थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करने के लिए ऐसे भी याद रखता था। अब एक क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। प्राचीन अभिलेख प्राय संस्कृत अथवा पाली भाषा में लिखे जाते थे। सिक्कों की शुरुआत सबसे पहले प्राचीन ग्रीस में 800 ईसा पूर्व हुई थी। तो हम कहेंगे कि कौन से कथन सही है इसमें। हम कहेंगे कि दोनों ही कथन गलत हैं, क्योंकि संस्कृत थी, प्राकृत थी और तमिल थी, लेकिन पाली भाषा नहीं थी। और सिक्कों की शुरुआत 800 नहीं 600 ईसा पूर्व ग्रीस में हुई थी। प्राचीन ग्रीस में 600 ईसा पूर्व इस प्रकार की बातचीत हुई थी। निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारतीय प्राचीन इतिहास के स्रोत हैं।
पांडुलिपि, अभिलेख, सिक्के, पुरातत्व स्थल, कौन से ऐसी चीजें हैं जिनसे हम भारत के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं? तो मुझे लगता है कि मेरा प्रत्येक लाल इसका जवाब देने की ताकत रखता है कि उपयुक्त सभी। और निबंध अगर आप लिखना चाहें, अतीत मानवीय चेतना, जीवन तथा मूल्यों का एक स्थायी आयाम है। मतलब जो पुरानी बातें हैं वो एक जीवन मूल्य और जीवन को बताने वाली पूरी घटनाओं का केवल एक वर्णन है। भारतीय कला विरासत 2018 का सवाल, भारतीय कला विरासत का संरक्षण वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो हम बताएंगे कि क्यों आवश्यकता है, क्योंकि वो हमें इतिहास के उन आयामों को बताते हैं जिसके माध्यम से हम भविष्य को संवारते हैं। वो इतिहास के उन पन्नों को बताते हैं जो वर्तमान की गलतियों को नकारते हैं। उस इतिहास का अध्ययन इसलिए करना जरूरी है, उनका संरक्षण इसलिए जरूरी है ताकि भावी पीढ़ी को पता सके कि मानव का विकास क्रम कहां से शुरू हुआ था और कहां पर खत्म होगा। मुझे लगता है कि 100 शब्दों में इस सवाल का खूबसूरत आंसर अब लिख पाएंगे। अब इस चैप्टर या इस किताब के दूसरे चैप्टर पर आते हैं लाल लालियों, आरंभिक मानव की खोज में। आरंभिक मानव की खोज में क्या पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में? पहले हम पढ़ेंगे कि आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन क्या होता है। ये आखेटक किसे कहते हैं? खाना बदोश, किसे कहते हैं? बंजारा जीवन। तो आखेटक, आखेटक मतलब शिकार करना। थोड़ा हिंदी भी याद करिए, हिंदी में समानार्थी शब्द लिखने के लिए आता था, आखेटक का समानार्थी शब्द शिकार। फिर हम पढ़ेंगे मानव का पाषाण युग, क्योंकि इस युग में हमें धातु ना सही लेकिन पत्थरों की बहुत अधिकता मिलेगी, इसीलिए इसको पाषाण युग कहते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं लाल लालियों, कलयुग, ये जो कल का तात्पर्य है ये लोहे से है, किसी प्रकार के पाप से नहीं है। जैसे आप लोग हिंदी में कभी पढ़ेंगे कल कारखाने, तो कल का मतलब लोहा, लोहे के कारखाने। तो कलयुग मतलब लोहे का युग। तो हम जानेंगे पाषाण युग और उस समय की कैसी परिस्थितियां थी, पर्यावरण में बदलाव, महत्वपूर्ण घटना पढ़ेंगे हम हिमयुग, इसने बहुत मानव को प्रभावित किया है। फिर हम बात करेंगे आग की खोज, और फिर रॉक पेंटिंग, शेल चित्रकला, जो कि हमें भीमबेटका की गुफाओं में मिली हैं, जो हमें कई अतिरिक्त गुफाओं में मिली हैं। बहुत कुछ जानने जैसा इस टॉपिक में। आइए शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की। आखेटक खाद्य संग्राहक का जीवन। आरंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्राहक था। भाई ये क्या हुआ? इसका मतलब है कि वो भोजन के लिए शिकार करता था, इसलिए आखेटक, और कंद मूल फल इकट्ठा करता था, इसलिए खाद्य संग्राहक। शिकारी और फल को इकट्ठा करने वाला प्राणी सामान्य हिंदी में आखेटक खाद्य संग्राहक कहलाएगा, क्योंकि अभी इसने स्थायी रूप से कृषि को स्वीकार नहीं किया है। आरंभिक मानव किसी खाना बदोश की तरह रहता था, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमता रहता था, और इसीलिए हम उसे कहते हैं खाना बदोश। खाना बदोश शब्द जब भी उपयोग करेंगे तो हम कहेंगे कि वो एक जगह पर स्थिर नहीं रहता है। खाना बदोश जीवन के कारण क्या होंगे देखना, पहले ये पढ़ लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं कहानी। कुछ समय बीतने के बाद एक जगह पर भोजन के स्रोत समाप्त हो जाते होंगे, इसलिए लोगों को नई जगह खोजने के लिए आगे बढ़ना पड़ता होगा। हम जानते हैं कि जानवर एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, इसलिए शिकार के नजरिए से लोगों के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाना महत्वपूर्ण रहा होगा। अधिकतर पौधे मौसम के हिसाब से फलते फूलते हैं, इसलिए कंद मूल फल और बीज समुचित मात्रा में पाने के लिए लोग मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत होती थी। कुछ नदियां और तालाब गर्मियों में सूख जाते थे, इसलिए लोगों को पानी की तलाश में नई जगह जाना पड़ता होगा। सवाल यह है कि आखिर खाना बदोश जैसी जिंदगी या आखेटक जैसी जिंदगी क्यों जी रहा है मानव? उसका कारण है उस मानव की अपनी बुद्धिजीविता का कम विकसित होना। समझिएगा जरा इस बात को। जैसे आज के युग में देखिए, आज के युग में
कोरोना जैसी महामारी के कारण बहुत बड़ा पलायन हुआ। आज से 20,000 साल के बाद शायद जो मानव इस पृथ्वी पर होगा और इस घटना को जब वो वर्णित करेगा 2020 की आपदा, तो वो बताएगा कि बताओ कितने छोटे छोटे कारणों से लोगों को अपने घर बार छोड़ने पड़ते थे। उस जमाने के लोग जो आज से 20,000 साल के बाद जब वो कोरोना के बारे में चर्चा करेंगे तो उनके लिए वो घटना कोई बड़ी नहीं होगी। जैसे कि आज केवल 2500 साल के बाद जब हम पढ़ रहे हैं लाल लालियो इस घटना को, मुझे लगता है कि आने वाले 2500 साल के बाद 2020 की घटना में जो पलायन हुआ, उस समय का विद्यार्थी जो इतिहास का अध्ययन करेगा वो हंसेगा। जरा ध्यान से सुनना। उस जमाने में जबकि वह एक शिकारी के रूप में, आखेटक के रूप में जीवन यापन कर रहा है, जानवर जिधर चला जाएगा, जहां जानवर की अधिकता होगी वहां वो अपना जीवन बिताएगा क्योंकि उसको शिकार करना है। वो कंद फल फूल जमा कर रहा है तो एक जगह के कंद फल फूल खत्म कर दिए, फिर वो दूसरी जगह पर जाएगा ही। जनरली पानी की आवश्यकता मानव जीवन के लिए बहुत ही लंबे समय से रही है। जब पानी के सोर्स खत्म होंगे तो वो जाएगा ही। आज भली हमें नहीं लगता क्योंकि अब हमने पानी के बहुत प्रबंधन कर दिए हैं, आज हमने भोजन का प्रबंधन कर दिया है। आज हमें ये घटनाएं ऐसी लगेगी कि बताइए इन कारणों के लिए भी लोग चले जाते थे। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आज कोरोना की महामारी में लोगों का पलायन हो रहा है। फिर जैसे मैंने आपको बताया कि कई बार मौसम के बदलने के कारण पेड़ पौधों का समापन, जैसे नर्मदा नदी के किनारे तो जो पर्णपाती वन है वो गर्मी के मौसम में पत्तियां झड़ देते हैं, तो उस समय तो वहां जीवन यापन करने वाले का जीवन बहुत ही कठोर और कठिनता से गुजरेगा क्योंकि भोजन ही नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो नर्मदा वाला व्यक्ति किसी दूसरी जगह चला जाएगा। तो उसका सिंपल सा रीजन है कि उसकी जिस पर निर्भरता थी वो चीजें बदल रही हैं, इसलिए वो अपनी जगह बदल रहा है। अब आते हैं लाल लालियो पाषाण युग। ये सबसे पुराना और प्रारंभिक युग है जहां से हमें मानव के इतिहास को पढ़ना है। आरंभिक मानव अपने औजार बनाने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल करते थे और इसलिए इस युग को पाषाण युग कहते हैं। क्यों कहते हैं इसे पाषाण युग? तो उसका कारण है क्योंकि आरंभिक मानव औजार बनाने के लिए पत्थर का इस्तेमाल करते थे। पाषाण युग को 3 भागों में बांटा है। पूरा पाषाण, पूरा शब्द आ जाए जैसे महापुराण, तो पूरा शब्द जो जुड़े गए हैं वो पुरानी चीजों के लिए, तो पुराना ना हटा दो और पूरा लिख दो केवल, तो पूरा पाषाण सबसे प्राचीन। मध्य पाषाण जब मध्य में आएगा, नव पाषाण जो बिल्कुल एक नए युग की शुरुआत करेगा। तो पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण इस पाषाण युग के 3 हिस्से हैं। पूरा पाषाण युग का समय 20 लाख से 12,000 वर्ष पहले तक है। इसमें उल्टा चलते हैं, देखो कैसे, जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। इसे थोड़ा व्यवहारिक समझाना चाहूंगा मैं। जैसे मान लीजिए मैं कोई पुरानी घटना बताना चाहूंगा तो मैं क्या लिखूंगा? देखो भाई, अगर आपको करंट अफेयर पढ़ना है 2020 वालों को, तो मैं कहूंगा कि जनवरी 2019 से लेकर अगस्त 2020 तक का पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं पुरानी बात बता रहा हूं तो कहां से शुरू हुई और कहां तक जाना है ऐसे बताऊंगा ना मैं करंट अफेयर के लिए, कि जनवरी 2019 से अगस्त 2020 तक का करंट अफेयर पढ़िएगा 2020 वाले लाल लाली जो 4 अक्टूबर को एग्जाम देंगे। तो पूरा पाषाण युग को जब हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे भाई? आज से 20 लाख साल पहले शुरू हुआ और लगभग 12,000 वर्ष पहले तक चला। मुझे लगता है ये उदाहरण आपको बता पाएगा कि ऐसा टाइम हम क्यों लिखते हैं। तो 20 लाख साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक ये पूरा पाषाण युग कहलाता है। इस युग के औजार बेढंगे हुआ करते थे क्योंकि इस युग में तकनीक उतनी अच्छी नहीं होगी, इसलिए शुरुआती औजार हैं। शुरुआती औजार, मानव जब भी कोई शुरुआत करेगा तो एक बेहतर परिणाम आएगा, हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, तो बेढंगे हुआ करते थे। नव पाषाण युग के औजार छोटे और सुगढ़ हुआ करते थे। शब्द पर गौर करना, नव पाषाण युग के औजारों में न केवल छोटापन आ गया बल्कि वह एक उन्नत तकनीक को दर्शा रहे थे। वह एक उन्नत तकनीक को दर्शा रहे थे। तो हम ये कहेंगे
कि पूरा पाषाण बेढंगे औजारों के लिए जाना जाता है, क्योंकि पाषाण युग का नाम ही रखा गया है पत्थरों के औजारों के आधार पर। तो पूरा पाषाण के जो औजार थे वो बेढंगे और कम तकनीक वाले थे, जबकि नव पाषाण युग तक पहुंचते पहुंचते न केवल औजारों का आकार घट गया, बल्कि उनकी सटीकता और उनके अंदर के गुणों में भी विकास हो गया था। पत्थरों के अलावा औजार बनाने के लिए हड्डियां और लकड़ी का इस्तेमाल, जैसे कि जो हाथी होते हैं उनकी हड्डियां उपयोग की जाती होगी। पत्थरों से बने औजारों की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इनमें कुछ तो हम आज भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर में गांवों में जो मसाले के लिए यूज किया जाता है, मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे, या फिर आपको पता होगा कि जो पीटने या पीसने के लिए पत्थर का चीज उपयोग करते हैं, हम आज भी उपयोग करते हैं, ये उसी जमाने की है। सोचिए कितने लंबे समय से हमें उस तकनीक का अनुभव है और आज उसमें कितना बदलाव हो गया होगा। जैसे कई घरों में अपने मसाला पीसने के लिए सिलबट्टे का इस्तेमाल होते देखा होगा। और पत्थरों के औजार कई जगह यूज होते थे। पत्थरों के औजार होते थे मांस को काटने के लिए, क्योंकि हम शिकार कर रहे हैं, उसमें हड्डियां भी आएगी, तो मांस को काटना, मांस को बांटना, मांस को हम कहेंगे कि आधा खाना और आधा रखना, तो उसको पत्थर से काटा जाता होगा। पेड़ की खाल और जानवर की चमड़ी उतारने के लिए भी इनका उपयोग होता था। फल और जड़, मतलब कोई जड़ वाली चीज अगर खाने जैसी है तो उसको पत्थर से काट कर निकाला जाता होगा। कुछ औजारों को हड्डी, लकड़ी से बने हैंडल से जोड़कर कुल्हाड़ी या हथौड़ी जैसी चीजें बनाई जाती होगी। अब आते हैं पर्यावरण में बदलाव पर, जरा आप ध्यान से सुनना लालो। यहां से अब इतिहास में बदलाव आएगा और ये जो नव पाषाण युग हैं ये कैसे मध्य पाषाण पूरा पाषाण युग है, ये कैसे मध्य पाषाण और नव पाषाण में बदलेगा जरा समझना। पाषाण युग का अधिकांश हिस्सा हिम युग आइस एज के दौरान बीता। उस जमाने में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी और धरती पर घास पात न के बराबर होती थी। तापमान में वृद्धि के कारण लगभग 12,000 वर्ष पहले हिम युग का अंत हो गया। इसके साथ ही जमीन का एक बड़ा हिस्सा साफ हो गया। अब जरा ध्यान से सुनना। देखो, कभी कभी हम कहते हैं ना कि आज मैं एक लाल एक व्यक्ति के जो व्हाट्सएप स्टेटस है उसको देख रहा था, तो उसमें एक अच्छी बात लिखी हुई थी कि जो कच्चा भुट्टा है उसकी कीमत 5 रुपए है, और जो जला है, जिसको हम कहेंगे कि अग्नि ने तपाया है, उसकी कीमत 20 रुपए है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि जब हम अपनी कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तब हम अपनी कीमत को बढ़ाने का काम करते हैं। हमारे मानव की इतिहास में हिम युग से गुजरना भी मानव के अपनी बुद्धिजीविता को विस्तृत करने का एक बेहतरीन विकल्प होगा। भले उस हिम युग में बहुत से मानव अपने जीवन यापन को पूर्ण रूप से नहीं कर पाए होंगे, कई की मृत्यु हो गई होगी, लेकिन लाल लालियों, इस हिम युग के से हमने सीखा कि शिकार करके आप लंबे समय तक जीवन यापन नहीं कर सकते हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सही तापमान मिलते ही हरी पादप तेजी से पनपने लगी। हरे हरे पौधे के पनपने से जानवर और मनुष्यों के लिए भोजन की उपलब्धता बढ़ने लगी। यही वो समय था जब आज के जमाने के कई स्तनधारियों का विकास हुआ और इससे मांस की उपलब्धता बढ़ गई। अब यही वो दौर था जब सारे जीव जंतुओं को धूप मिल रही है। पेड़ पौधे पनपेंगे तो पेड़ पौधों को खाने वाले जीव पनपेंगे, वो पनपेंगे तो उनको खाने वाले मांसाहारी जीव पनपेंगे। अब यहां मानव की जनसंख्या वृद्धि हुई। जब मानव की जनसंख्या वृद्धि इस हिम युग के बाद हुई होगी, अब वो झुंड में रहने के लिए विकसित हुए होंगे। अब जब वो झुंड में रहना शुरू करेंगे तो झुंड में समुदाय बनाएंगे, एक गांव के रूप में बसने का प्रयास करेंगे। हिम युग के बाद घास के परिवार के पौधे पूरी तरह दुनिया में तेजी से पनपने लगे। धान, गेहूं, मक्का, ये घास ही तो है लाल लालियों। जैसे पौधे घास के परिवार के सदस्य यानी हमारे भोजन का अधिकांश हिस्सा घास के परिवार से मिलता है, यही वो समय रहा होगा जब लोगों ने अनाज का इस्तेमाल करना
शुरू किया होगा, क्योंकि अब हरा भरा और सूर्याताप के कारण, तापमान के बढ़ने के कारण न इस घास का संख्या बड़ी होगी, बल्कि इनके उत्पादन के कारण अब इसे संग्रह करना भी संभव हुआ होगा। और जब इसे कुछ लोगों ने संग्रह करके रखा होगा तो अब वो एक जगह पर लंबे समय रुके होंगे। जब वो एक जगह लंबे समय रुके होंगे तब उन्हें अनुभव हुआ होगा कि खाना बदोश जैसा जीवन जीने से ज्यादा बेहतर जीवन है एक जगह रुके रहना। लोग कहां रहते थे? तब पुरा पाषाण युग में लोगों के रहने के कुछ कारण थे। भीमबेटका, हुस्गी और कुरनुल की गुफाएं। गुफाओं में क्यों रहते होंगे? क्योंकि उस समय अगर हिम युग होगा तो तापमान कम रहता होगा। तापमान अगर कम रहेगा तो जमीन के अंदर, आपको पढ़ाया है मैंने ज्योग्राफी में, हर 32 मीटर की गहराई पर टेम्परेचर बढ़ता है। अगर हम बात करेंगे जमीन के अंदर तो तापमान ज्यादा रहा होगा, और इसी कारण से ये गहरी गुफाएं उन लोगों ने अपने आप को बचाने के लिए बनाई होगी। भीमबेटका मध्य प्रदेश में है, हुस्गी कर्नाटक में है, और कुरनुल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में। और मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी मैपिंग भी सुधार दूंगा। तो ये लाल लालियो भीमबेटका है, नर्मदा के आप पास वाले हिस्से में ले लीजिए। जो हुस्गी है वो कर्नाटक में मिलेगा, और कुरनुल की जो केव्स है वो आंध्र प्रदेश में मिलेगी। आंध्र प्रदेश में मिलेगी। इस मैपिंग पर भी गौर करिएगा, ये मैपिंग भी आपको मिल जाएगा। इन स्थानों की विशेषता, सबसे पहले तो ये नदी के किनारे है। नदी के किनारे है तो पानी की कमी नहीं होगी। ये स्थान दक्कन के पठार पर है, और दक्कन के पठार में खनिज बड़ी मात्रा में है। खनिज का मतलब कि हम कहेंगे कि पत्थर बड़ी मात्रा में, और पत्थर है तो औजार बनाना आसान होगा, सुरक्षा को प्राप्त कर पाना संभव होगा। दक्कन के पठार में प्रचुर मात्रा में पत्थर है, यानी औजार बनाने के लिए कच्चा माल प्रचुर मात्रा में मिलता होगा। तो आप देख सकते हैं कि जो तीनों की तीनों जगह हैं वो नदी के किनारे तथा उस जगह पर हैं जहां पर प्रचुर मात्रा में हमें पत्थर मिल जाएंगे। उद्योग स्थल, इन स्थानों पर, कुछ स्थानों पर औजार बनाने के प्रचुर मात्रा में पत्थर मिलते थे। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता था। ऐसे स्थानों को उद्योग स्थल कहते थे। कुछ उद्योग स्थलों पर लोग घर बनाकर रहते थे, और ऐसे स्थानों को आवास उद्योग स्थल कहते थे। यदि किसी उद्योग स्थल पर लोग घर बनाकर रहकर उद्योग करने लग जाए तो उसे आवास उद्योग स्थल कहते हैं। बड़ी सिंपल सी कहानी है। एकजुट रहने लग गए। जब वहां पर आकार बड़ा हुआ, औजारों की मात्रा अधिक होने के कारण वहीं पर मकान बनाकर रहने लग गए, तो एक प्रकार से व्यापार हुआ। व्यापार से उद्योग स्थलों का विकास हुआ। पत्थर के औजारों को कैसे बनाया जाता होगा, इस बारे में इतिहासकारों ने कुछ अनुमान लगाए। देखना, शब्द पर गौर करना, अनुमान लगाए हैं। अनुमान लगाए हैं, देखना अनुमान कैसे लगा रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप इतिहासकार हैं, अब आप सोचिए कि उस जमाने में लोग पत्थर कैसे बनाते होंगे। कॉमन सी बात है, आप और मैं बता सकते हैं। पत्थर को पत्थर से तोड़कर, टकराकर, या फिर पत्थर पर दबाव डालकर वो शायद उसे बदलते होंगे किसी विशेष प्रकार के औजार में। इसे बहुत ही सामान्य तरीके से समझना चाहिए, बहुत रटने वाली बातचीत बिल्कुल भी नहीं है इसमें। तो औजारों का निर्माण दो विधि से होता था, पत्थर से पत्थर को टकराना और दबाव शल्क तकनीक। क्या है पत्थर से पत्थर को टकराना? इस तरीके से औजार बनाने के लिए एक हाथ से एक पत्थर को लेकर उस पर किसी दूसरे पत्थर से वार किया जाता था, और ऐसा तब तक किया जाता था जब तक कि वो सही आकार ना ले ले। और दबाव शल्क तकनीक, नाम से थोड़ा बहुत भयानक लगेगा। अगर यूपीएससी सवाल पूछ ले कि दबाव शल्क तकनीक से आप क्या समझते हैं ऑब्जेक्टिव में, तो बड़ा कठिन लगेगा, बड़ा सिंपल सा है। इस विधि में क्रोड, क्रोड मतलब जिस पत्थर से औजार बनाना है उसे किसी सख्त सतह पर रख दिया जाता था, उसे कठोर सतह पर रख दिया जाता था। फिर इसे किसी बड़े पत्थर से पीट पीट कर, मतलब उस पर दबाव उत्पन्न करके उसे आकार दिया जाता था। दबाव शल्क, शल्क का मतलब होता है एक प्रकार से शैलों पर उस रखने के कारण उस पर जो दबाव उत्पन्न होता था। फिर आए आग की खोज पर। अब जरा सोचना, आग की खोज का अनुमान,
मानव जाति के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति थी आग की खोज। इससे मानव जीवन अभूतपूर्व ढंग से बदल गया। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। ध्यान से सुनना, आज भी तो जंगलों में आग लगती है, आज के युग में भी तो जंगलों में आग लग रही है। तो आज से 20 लाख साल पहले या 12,000 साल पहले का इतना लंबा टाइम पीरियड है, क्या कहीं पर बिजली नहीं गिरी होगी? क्या कहीं पर गर्मी के कारण आग नहीं लगी होगी? और जब वहां के लोगों ने इसको देखा होगा, और हो सकता है कोई जीव जंतु उसमें मर गए होंगे, हो सकता है उसमें कोई जीव जंतु मर गए होंगे, और जब कोई जीव जंतु मर गए होंगे और उनका मांस किसी मानव ने चखा होगा, तो उसको तो लगा कि यार मांस खाने में स्वाद आ गया। यही से आग का उसने उपयोग करना सीखा होगा। उसने देखा होगा कि जहां पर आग लगे वहां आज भी कई टाइम के बाद भी कोई खूंखार जीव नहीं पहुंच रहे हैं, तो उसे पता चला होगा कि आग से यह जीव डरता है। तो जंगल में लगी आग के नतीजे देखकर लोगों ने आग का इस्तेमाल करना सीखा होगा। किसी ने गलती से मांस का टुकड़ा आग में गिरा दिया होगा, फिर उसे पकने के बाद चखा होगा, तो उस पके हुए भोजन का स्वाद पता चला होगा। फिर लोगों ने दो पत्थरों को आपस में रगड़कर आग जलाने का तरीका सीखा होगा। सब कहानियां हैं, क्योंकि मेरे पास कोई वीडियो नहीं है, ना इतिहासकार के पास कोई वीडियो रिकॉर्डिंग है कि वो बता सके कि आग की खोज कैसे हुई होगी। इतिहासकार का जो विचार है वो एक कहानी के रूप में है। यही कहानी हमें अपने दिमाग में रखनी है। कुरनूल की गुफाएं, आंध्र प्रदेश, कुरनूल आंध्र प्रदेश की गुफाओं में राख के अवशेष मिले हैं। इससे पता चलता है कि इन गुफाओं में रहने वाले लोग आग का इस्तेमाल करते थे। आग का इस्तेमाल कई कामों में हो सकता है। आग से पेड़ों को जलाकर जंगल साफ किया जा सकता था, आग से खाना पकाया जा सकता था, आग के इस्तेमाल से जंगली जानवरों को दूर रखा जा सकता था। फिर आते हैं लाल लालियों इस आग की खोज के बाद रॉक पेंटिंग पर। यह रॉक पेंटिंग भी हमें बहुत कुछ बताने और समझने में मदद करती है, क्योंकि ये वो इशारे हैं कि समझदार के लिए इशारा काफी है। तो जो इतिहासकार समझदार होता है उसके लिए वो इशारा ही पूरे इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त होता है। पाषाण युग के लोग अच्छे कलाकार भी थे। पाषाण युग की गुफाओं में कई रॉक पेंटिंग मिलती हैं। पाषाण युग में, पाषाण मतलब तीनों, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नव पाषाण, भीमबेटका की गुफाओं में कई सुंदर तस्वीरें हैं। अधिकतर पेंटिंग में जानवरों और शिकार को दिखाया गया होगा। तो ये जो रॉक पेंटिंग है, जो शैल चित्रकला है, ये पाषाण युग के समय की हैं, और इससे आइडिया लग रहा है कि कलाकार। अब जरा यहां ध्यान से सुनना, मुझे एक बात बताइएगा, आप लोग भी गांव से बिलोंग करते हैं, तो मुझे एक बात बताइएगा, हमारे गांव में पेंटिंग वेंटिंग का काम कब किया जाता है? हमारे गांव में पेंटिंग का काम कब किया जाता है? थोड़ा व्यवहार में देखते हैं ना हम इतिहास को। जब फुर्सत में हो, जब हम फुर्सत में हो, जब तनाव ना हो, जब मानव की क्रियाकलापों के बाद उसे कुछ समय मिल जाए। पेंटिंग करने से यह बात तो क्लियर हो गई ना कि अब यह केवल भोजन प्राप्ति के लिए दिन रात मेहनत नहीं करता था, अब इसके पास सुकून के कुछ पल भी थे, और इस सुकून के पल में वो पेंटिंग जैसा काम कर रहा था। क्या ये बात आप समझ पा रहे हैं? रॉक पेंटिंग का मतलब होगा लाल लालियों, किसी गुफा के पत्थरों पर उतारे गए चित्र, किसी गुफा के पत्थरों पर बनाए गए चित्र, उसे रॉक पेंटिंग कहेंगे। तो बिल्कुल किसी खास अवसर पर फ्री माइंड, क्या कहानी जुड़ पा रही हैं? क्या कहानी जुड़ पा रही है कि यहां फुर्सत हुई होगी भोजन से, उन्हें अब लगा होगा कि भोजन पर्याप्त है, खाली बैठकर क्या करे, तो पेंटिंग की होगी। जैसे देखना, भीमबेटका की गुफाओं में घोड़े का चित्र आपको दिखाई देगा। एक व्यक्ति है, यहां पर एक व्यक्ति के हाथ में कुछ हथियार औजार हैं,
और इसी प्रकार से कुछ अन्य जीव जंतुओं के चित्र हैं। तो ये जो इतिहास के अंदर डूबे हुए लोग हैं, मैं डूबा हुआ नहीं हूं, मैं उसके बारे में उतना नहीं समझ पाऊंगा, लेकिन जो इतिहास के अंदर डूबे हुए लोग हैं वे इन इशारों से ही समझ जाएंगे कि इन लोगों ने इस चित्रकारिता से क्या बताने का प्रयास किया होगा। इतिहासकारों का मानना है, फिर से बता रहा हूं, मानना, अनुमान, यही शब्द उपयोग करेंगे हम। इतिहासकारों का मानना है कि ऐसी तस्वीरों को किसी खास उत्सव के मौके पर बनाया जाता होगा। शिकार पर जाने से पहले लोग ऐसी पेंटिंग बनाते होंगे ताकि शिकार का मूड अच्छा बन जाए। यह भी हो सकता है कि लोग इतना खाली समय मिलने लगा होगा कि अपने आसपास की सुंदर प्रकृति को निहार सके और उसके बारे में सोच सके। इन पेंटिंग से यह भी पता चलता है कि लोग समूह में रहने लगे थे, क्योंकि इन पेंटिंगों में कई लोगों को एक साथ दर्शाने का मतलब, क्योंकि हम लोग वही चीज प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे हमने देखा, सुना, जिया या अनुभव किया है। और अगर वहां पर पेंटिंग में लोगों का समूह दिख रहा है, इसका मतलब उस जमाने से लोगों ने समूह में रहना शुरू कर दिया होगा। समूह में रहने के कई फायदे होते हैं। एक बड़े समूह में रहने से शिकारियों से सुरक्षा मिलती है। एक समूह आसानी से किसी बड़े जानवर को मार सकता है, जिससे प्रचुर मात्रा में भोजन मिलेगा। अगर एक पूरा का पूरा समूह एक हाथी का शिकार कर ले तो सोचिए कि कितने दिनों तक का वह भोजन उस समुदाय के लिए रहा होगा। तो एक बड़े अगर जीव का शिकार हो जाता है तो लंबे समय तक भोजन की आपूर्ति होती होगी। और समूह में रहेंगे तो कामों का बंटवारा भी किया गया होगा, भले ही बहुत बेसिक स्तर पर, लेकिन उसने भी जीवन को सरल किया होगा। ऐसा माना जाता है कि अक्सर पुरुष ही शिकार पर जाते थे, जबकि महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। महिलाएं कंदमूल और फल इकट्ठा करती होगी। अब जरा मेरा और इतिहासकार का लॉजिक देखना। इतिहासकार कहना चाह रहा है कि पुरुष शिकार पर जाते थे और महिलाएं गुफा में रहकर बच्चों की देखभाल करती थी। अब देखो मेरा और इतिहासकार क्या विचार करता है। आप सोचो कि किसी भी महिला जनरली जब गर्भ धारण हुआ होगा तो एटलीस्ट 3 महीने 2 महीने महिला को चलना थोड़ा कठिन होता होगा, तो एक जगह पर स्थिर रहे होंगे 2-3 महीने। फिर बच्चे का जन्म होने के बाद भी आसानी से पलायन करना नहीं हो रहा होगा, तो 2 महीने फिर रहे होंगे। तो जब वो 4 महीने किसी जगह पर रहे होंगे लाल लालियो, तो मुझे लगता है कि वो जो महिला होगी उस महिला ने कुछ कंदमूल अपने आसपास उगाने शुरू किए होंगे। और जब वो कंदमूल उगाए होंगे तो अपने आसपास से उसने भोजन की प्राप्ति कर ली होगी कि भले उसका पति परमेश्वर शिकार करके नहीं भी आया, तब भी उस महिला ने कहा कि आज हमारे पास भोजन के लिए कंदमूल हैं, यदि शिकार नहीं भी हुआ हो तो। और इससे धीमे धीमे मानव को पता चला होगा कि यदि हम कंदमूलों को उगाएं तो खेती जैसी घटना का दिमाग में कुछ स्टोरी बनी होगी। क्या मेरी इस कहानी से आप लोग सहमत हैं कि कुछ कहानी ऐसी बनी होगी? भोजन संग्रह से उत्पादन तक तीसरा टॉपिक है। क्या जानेंगे हम इस टॉपिक में? नवपाषाण युग अब आ गया है। खेती की शुरुआत को हम देखेंगे और पहिए के आविष्कार पर हम चर्चा करेंगे। नवपाषाण युग, पाषाण युग के आखिरी चरण को नवपाषाण युग कहते हैं। इस चरण की शुरुआत लगभग 10,000 वर्ष पहले हुई थी और इस चरण में आदमी ने खेती करना शुरू किया था। इस चरण में हमने खेती करना शुरू किया था। नवपाषाण युग की हम बात कर रहे हैं। अब वो पाषाण युग का वह काल जिसमें अब बदलाव आ रहे हैं और आदमी ने खेती करना शुरू किया। 10,000 साल पहले खेती की शुरुआत हुई। किस युग में हुई? नवपाषाण युग में हुई। और नवपाषाण युग में कृषि कार्य का शुभारंभ हुआ। नवपाषाण युग के औजार, नवपाषाण युग के औजार बहुत छोटे आकार के और अत्यंत सुघड़ थे। मैंने बताया था कि विकास के रूप में हम आगे बढ़ रहे हैं। पत्थर को बेहतर ढंग से तराशा जाने लगा और कुछ औजारों में हैंडल भी लगाए जाने लगे, जैसे भाला, कुल्हाड़ी, हसिया, तीर। ऐसे हथियार अब बनने लगे। तीर का मतलब आगे पत्थर और पीछे लकड़ी लगाई गई होगी। तो अब इस प्रकार की संरचनाओं का विकास नवपाषाण युग में हुआ।
मतलब अब विज्ञान का प्रारंभ हुआ। अब हमारा मानव जो कि एक सामान्य जानकार था, नवपाषाण में एक औजारों का बेहतर वैज्ञानिक बन गया। इसी के बाद उसने अब कृषि पर ध्यान दिया होगा। नवपाषाण युग के पुरा स्थल बुर्जहोम और गुफक्राल जम्मू और कश्मीर में है। मैंने आपसे वादा किया है कि मैं मैपिंग भी आपकी खूब बेहतर तरीके से कराऊंगा। मेहरगढ़ पाकिस्तान में, लाल लालियो, मेहरगढ़। चिराद बिहार में। दाओजली हेडिंग पूर्वोत्तर गारो में। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में। हल्लूर और पय्यमपल्ली दक्षिण भारत में। मैंने जैसे आपसे कहा था, यह पाकिस्तान में मेहरगढ़, यह जम्मू कश्मीर का स्थान, यह बिहार का स्थान, यह आपके पूर्वोत्तर का स्थान, यह मध्य भारत विंध्य का स्थान, आंध्र प्रदेश से लेकर कर्नाटक के हर जगह। मैंने आपसे कहा था कि इस मैपिंग के माध्यम से आपको बहुत सारी बातों की भी जानकारी मिलेगी। आइए जरा देखते हैं अलग अलग जगह पर क्या मिला। कुछ ज्यादा याद मत रखना, पर कुछ जगह विशिष्टता आएगी तो समझना, क्योंकि अब कृषि हो रही है तो गेहूं, जौ, चावल ये कॉमन है। मेहरगढ़ आधुनिक पाकिस्तान, क्या मिलता है इस जगह पर हमें? गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, मवेशी। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश, चावल, जानवरों की हड्डियों के टुकड़े। कोल्डी हवा में जानवरों की हड्डियों के टुकड़े और चावल मिलना संभव है, क्योंकि उत्तर प्रदेश गंगा घाटी में आ गए हम। महागढ़ा उत्तर प्रदेश, फिर से चावल और पशुओं के पैरों के निशान, ऑब्वियसली सेम बात है, तो उत्तर प्रदेश में चावल और पशु। कुपक्राल कश्मीर, गेहूं और दाल। गेहूं और दाल, थोड़ा सा इसे याद रखना क्योंकि कश्मीर में पहाड़ है, लेकिन यह थोड़ा सा याद रखने जैसी जरूरत है। बुर्जहोम कश्मीर में गेहूं, दलहन, कुत्ता, मवेशी, भेड़, बकरी। आज भी कश्मीर में जो कश्मीरी पश्मीना भेड़ है वो फेमस है। चिरौंद बिहार, गेहूं, हरे चने, जौ, भैंस, बैल। हल्लूर आंध्र प्रदेश, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर, ये थोड़ा ध्यान देने जैसा है। पय्यमपल्ली आंध्र प्रदेश, काला चना, ज्वार, बाजरा, मवेशी, भेड़, जंगली सुअर। तो आंध्र प्रदेश में सेम बातें हैं, वो हल्लूर की हो या पय्यमपल्ली की। लाल लालियों, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं। यूपीएससी में आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नवपाषाण युग के कौन कौन से पुरा स्थल हैं। नवपाषाण युग के कौन कौन से पुरा स्थल है और उनकी जोड़ियां कि वर्तमान में वो कहां पर हैं। तो मेहरगढ़, चिरौंद, दाओजली हेडिंग, कोल्डी हवा, हल्लूर और पय्यमपल्ली, ये आंध्र प्रदेश में, दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश में ये जोड़ी बनाने का सवाल बनेगा। इसे रट लेना, रट लेना, रट लेना, याद कर लेना। अभी तक पहली बात हम कर रहे हैं जिसमें रटने वाली मैंने बात कही है, और मैं आपको यह स्पष्ट रूप से बताऊंगा कहां रटना है। तो यहां रटने वाली बात है, यह याद करना है, नवपाषाण युग के पुरा स्थल, यह जोड़ी बनाने का सवाल बनेगा। अब हम बात कर रहे हैं खेती की शुरुआत। खेती की शुरुआत को मानव इतिहास की सबसे क्रांतिकारी घटना माना जाता है। वैसे मेरे हिसाब से ये दूसरी क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि पहली क्रांतिकारी घटना थी आग का उपयोग। क्योंकि खोज तो मेरे हिसाब से मानव ने आग की नहीं, इतिहास वाले भले ही लिख दे, क्योंकि वो तो प्राकृतिक घटना होगी, उसको समझा होगा बस, क्योंकि इसी के साथ बसने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये दूसरी बड़ी क्रांतिकारी घटना है, क्योंकि जब खेती शुरू हुई तो खाना बदोश, आखेटक और खाद्य संग्राहक की जिंदगी खत्म हुई और मानव के विकास में एक बदलाव आने लगा, एक ठहराव आने लगा। जो पहले इधर उधर भटकता था, अब वो एक जगह रहने लगा। वहां से गांव का विकास किया,
गांव से शहर का विकास हुआ, शहर से बड़े भूभाग का विकास हुआ, और आज हम राष्ट्र जैसी बातों तक पहुंच गए। आज हम राष्ट्र जैसी बातों तक चले गए, महाद्वीप जैसी बातों तक चले गए, विश्व जैसे बातों पर चले गए। तो ये क्रांति की शुरुआत करने वाली घटना कोई और नहीं, खेती की शुरुआत ही रही होगी। खेती के कारण ही आदमी खाना बदोश जीवन को छोड़कर स्थायी जीवन जीने लगा। खेती को जब भी याद रखो, इसी ने हमें एक स्थायित्व दिया है, इसी ने मानव जीवन की बहुत ही कश्मकश को खत्म किया है। जैसे आज के दौर में संचार क्रांति ने हमारे कई भटकाव को रोका है, उस दौर में कृषि क्रांति ने मानव के एक जगह से दूसरी जगह को रोका होगा। उसके बाद नदियों के किनारे लोग रुके होंगे, वहां सभ्यताओं का विकास हुआ होगा। फिर आप हड़प्पा जैसी सभ्यताओं से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यताओं का वर्णन कर पाते होंगे। इन सभ्यताओं के लिए सबसे ज्यादा बड़ी घटना जो शुरू हुई होगी वो थी खेती का प्रारंभ। खेती ने इस पूरे मानव को एक जगह पर लाकर खड़ा कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि खेती की खोज सबसे पहले महिलाओं ने की होगी। ऐसा इसलिए संभव हुआ होगा क्योंकि महिलाओं को गर्भावस्था और फिर बच्चे के पालन पोषण के दौरान एक स्थान पर टिककर रहना पड़ा होगा। किसी एक स्थान पर लंबे समय तक रहने के दौरान महिलाओं और बच्चों ने बीज से पौधों को पनपते देखा होगा। यही देखकर उन्होंने पौधे उगाना सीखा होगा। खेती के लाभ क्या हुए? खेती से भोजन की आपूर्ति बढ़ने लगी, आपूर्ति बढ़ी तो जनसंख्या भी बढ़ी। साथ ही शिकार और भोजन संग्रह पर से निर्भरता कम हुई। अब केवल शिकार के बलबूते ही जिंदगी नहीं कटेगी, बगैर शिकार के भी जीवन यापन चलेगा। हम जानते हैं कि किसी भी पौधे को फल और बीज देने में महीनों लग जाते हैं, इसलिए फसल की देखभाल करने के लिए लोगों को एक स्थान पर टिकने की जरूरत हुई होगी। इसे बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई होगी। अब जरा एक फिलोसॉफिकल बात बताने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है मेरे लाल लाली मेरे विचारों से सहमत ना हो, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते तुम्हारे मस्तिष्क को मैं तैयार करूं कि तुम एक आईएएस ऑफिसर हो तो अपने मस्तिष्क को एक वृहद स्तर पर लेकर जाना है। आज के वर्तमान दौर में कई सारे लोगों को मैं आडंबर करते देखता हूं कि कुछ कहते हैं कि शाकाहार और मांसाहार। कुछ लोग इस विवादों में फंसे रहते हैं कि शाकाहार अच्छा है या मांसाहार अच्छा है। और अगर मैं इस इतिहास को पढ़ता हूं, मुझे लगता है कि इस विवादों का मुझे हल मिलता है कि ना तो शाकाहार अच्छा है ना ही मांसाहार। समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, मानव शरीर के अनुसार जो उसके लिए अच्छा आहार है वही उसका सर्वोत्तम आहार है। क्योंकि यदि कोई, जैसे कुछ महानुभाव कहते हैं कि हम जब से मानव हुआ है तब से वो शाकाहारी हुआ है, तो इसका मतलब उसने पाषाण युग का इतिहास ही नहीं पढ़ा है। अगर कोई गरीब आदमी कहे, देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि मांसाहार अच्छा है, मैं ये कभी समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि मैंने आपको पर्यावरण में बताया है कि मांसाहार पर्यावरण पर दबाव डालता है। पर क्योंकि मैं एक शिक्षक हूं, मैं चाहूंगा कि आप लोगों को हर एक बात का एक वृहद ज्ञान हो। आप भले ही हो सकता है कि अपनी मानसिकताओं में शाकाहार के बड़े समर्थक हो सकता है कि आप मांसाहार के समर्थक हो, पर मैं एक अपना ऐसा विद्यार्थी चाहता हूं, वो समर्थक नहीं है किसी का, वह चिंतक है। वो अच्छाई और बुराइयां जानता है, वो आवश्यकताओं को जानता है। इसलिए अगर कोई गरीब आदमी कहे कि हम जब से आए हैं तब से हम शाकाहारी हैं, कुछ गरीब लोग ऐसा तर्क देते हैं कि मांसाहारी जीव जबान से पानी पीते हैं और हम लोग जबान से पानी नहीं पीते हैं, तो इसका मतलब कि आपके हिसाब से जिस समय पूरा पाषाण युग चला होगा तो उस समय हम जबान से पानी कुत्ते जैसा पीते होंगे। तो ये कल्पनाएं करना सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप एक बुद्धिजीवी हैं, इसलिए आप लोगों से मैं जरूर इस विषय पर विचार विमर्श कर सकता हूं कि जब आप लोग इस विषय पर सोचे तो आप ये कहेंगे कि ये विकास क्रम है। इस विकास क्रम में मानव को जैसे जैसे शरीर की आवश्यकता के अनुसार अन्य पदार्थों पर ध्यान गया तो वो अपने आप को मांसाहार से शाकाहार की ओर लेकर गया। आज जब पर्यावरण अपने संकट काल में है तो मानव ने शाकाहार को प्रायिकता देनी चाहिए, क्योंकि शाकाहार हमारे पर्यावरण पर दबाव कम डालता है।
जब जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा कि वो अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान देने लगे। अब वो क्रिएटिव बनने लगा। खेती करने के बाद ही, या ध्यान से सुनना, कृषि करने के बाद ही उसके अंदर रचनात्मकता आई, और रचनात्मकता के बाद ही वह वैज्ञानिक बनने लगा। वह औजार निर्माण को बेहतर करने लगा। वह कुछ कलाकृतियां, चित्रकला, मूर्तिकला जैसे विचार प्रस्तुत करने लगा। इससे वैज्ञानिक कला और भाषा की क्षमता का विकास हुआ। सोचिए, एक कृषि की छोटी सी घटना ने किस प्रकार से दुनिया बदल दी। अब लोगों के पास समय है, वो विचार विमर्श करने लगे, भाषा जैसी चीजों का विकास होने लगा, और उसके बाद अब मानव का विकास एक क्रांति के रूप में बदलने लगा। लोगों की भाषाओं पर पकड़ बनने लगी। वह औजारों के निर्माण में अपने आप को बेहतर रचनात्मकता दिखाने लग गया। चित्रकला और मूर्तिकला जैसे विचार प्रस्तुत हुए। बसने की प्रक्रिया के साथ साथ समुदाय का आकार बढ़ने लगा। धीरे धीरे समुदाय इतने बड़े हुए कि गांवों का विकास हुआ। गांव उस जगह पर उस जगह को कहते हैं जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। जनजाति, जो लोग प्रकृति के अधिक निकट रहते हैं और आज भी शिकार, भोजन संग्रह, कृषि जैसे पुराने तरीके से जीविका चलाते हैं, उन्हें जनजाति या आदिवासी कहते हैं। जब जरूरत से अधिक भोजन मिलने लगा तो लोगों को इतना खाली समय मिलने लगा कि वो अपने बौद्धिक विकास पर ध्यान दें। जनजातियों के लक्षण होते हैं कि वो छोटे समूह में रहते हैं। जनजाति मतलब पुराने टाइम में जो मानव रहते थे उन्हें हम सामान्यतः जनजाति कहते। तो क्यों कहते हैं? क्योंकि वो प्रकृति के नजदीक थे। क्या उनकी खासियत होती है? वो छोटे समूह में रहते हैं, वो जंगल के नजदीक रहते हैं, अधिकांश जरूरतें जंगल के उत्पादों से ही प्राप्त करते हैं। जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत बहुत ही समृद्ध होती है। बहुत पुराने समय से इनके नियम चले आते हैं। उनकी अपनी खास वस्तुकला, संगीत और चित्रकला विशिष्ट होती है, जो बाकी से पूर्ण रूप से अलग होती है। अब आते हैं लाल लालियों, पहिए का आविष्कार। इतिहास की वो तीसरी घटना जिसने मानव के जीवन को बहुत बदल दिया। आग की खोज, कृषि की क्रांति और पहिए का आविष्कार। पहिए का आविष्कार भी नवपाषाण युग में ही हुआ। कृषि क्रांति भी नवपाषाण युग में हुई। नवपाषाण युग ही वो समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ, लेकिन पहिए का सटीक डिजाइन बनाने में इंसानों को सैकड़ों वर्ष लग गए होंगे। हो सकता है कि लोगों ने लकड़ी के बेलनाकार लट्ठों को, फिर से देखना कहानी बता रहा है इतिहासकार, कल्पना कर रहा है कि आखिर पहिए का आविष्कार कैसे हुआ होगा। तो वो कहानी कह रहा है कि भाई कभी ऐसा हुआ होगा कि पहाड़ों पर से कोई जो लकड़ी के बेलनाकार लट्ठे हैं वो गिरे होंगे और वो लुढ़क कर आए होंगे। पहाड़ों से पत्थर भी तो लुढ़क कर आ सकते हैं, तो शायद वो लुढ़क कर आने वाली चीजों को जब उन्होंने देखा तो उन्होंने महसूस किया कि इतनी भारी चीज आखिर ऊपर से नीचे कैसे आई, तो उन्हें लगा लुढ़क कर आई। और उसके बाद उन्होंने पहिए बनाने शुरू किए होंगे। कोई ऐसे डिजाइन के पहिए होंगे, कोई ऐसे डिजाइन के पहिए होंगे, फिर धीमे धीमे उसको एक वृत्ताकार और सर्कल आकृति में बदला होगा। उससे प्रेरणा लेकर लोगों ने भारी सामान ले जाने के लिए लकड़ी के लट्ठों का इस्तेमाल किया होगा। भारी सामानों के लिए लट्ठों को इस तरीके से लुढ़का कर लेकर आए होंगे, तब वहां से पहिए का निर्माण हुआ होगा। धीरे धीरे समय बीतने के बाद पहिए का सही डिजाइन बन पाया होगा। पहिए ने आदमी का जीवन बहुत ही आसान कर दिया था। गाड़ी को आदमी या जानवर द्वारा आसानी से खींचा जा सकता था। इससे लंबी दूरी की यात्रा आसान हो गई। अब देखना, कृषि ने उसके अंदर वैज्ञानिक सोच लाई। कैसे? क्योंकि कृषि ने उसे वो समय दिया कि तुम अब केवल शिकार पर मत सोचो, कुछ नया सोचो। किसान या फिर कृषिकर्ता ने जब उस बातों पर सोचा तो उसने पहिए की खोज की, और जब पहिए की खोज हुई तो जीवन इतना सरल हुआ कि जिन भारी भरकम चीजों को
लाने में और कोई लंबी दूरी तय करने में बहुत समय लगता था, अब वह उसे बहुत ही कम समय में तय करने लग गया। समय फिर बचा, वैज्ञानिकता की खोज फिर होने लगी। बर्तन बनाने वाले ने पहिए का इस्तेमाल चाक के रूप में किया, जिससे बर्तन बनाने में तेजी आ गई। अब जरा मेहरगढ़ में, जो पाकिस्तान का मेहरगढ़ है, वहां का जीवन देखते हैं। मेहरगढ़ बोलन दर्रे के पास स्थित एक हरा भरा समतल मैदान है। इस पूरा स्थल से मकानों, बर्तनों, जानवरों की हड्डियां और कब्रों के अवशेष मिले हैं। कब्र का मिलना बहुत बड़ी बात है। घरों का आकार आयताकार है, जरा देखना, ये मेहरगढ़ में एक आयताकार, और हर घर में 4 कमरे हैं। हर घर में 4 कमरे हैं। पत्थर की सिल्लियों से बनाया जाता था। एक घर में अक्सर 4 कमरे होते थे। इसमें से एक कमरा संभवतः अनाज के भंडार के लिए होता था। एक कमरे में अनाज के भंडार मिलते थे। कब्रों के मिलने से और उसके अड़ोस पड़ोस में कब्रें मिलती थी, इसका मतलब अब आदमी को दफनाया जाना शुरू हुआ नवपाषाण युग में। कब्रों के मिलने से पता चलता है कि मृतक का अंतिम संस्कार किया जाने लगा। अब पहले तो केवल गाड़ कर थोड़ा बहुत हाथ जोड़ देते होंगे, धीमे धीमे थोड़ी सी बातें शुरू हुई होगी। कब्रों से कई रोचक जानकारियां मिलती है। एक कब्र से आदमी के कंकाल के साथ बकरी के कंकाल भी मिले। मतलब किसी ने कहा होगा ये व्यक्ति मरने के बाद भी भोजन लग सकता है, भूख लग सकती है, तो एक बकरा भी गाड़ दो उसके साथ। इससे पता चलता है कि लोगों को यह विश्वास था कि मरने के बाद भी जीवन होगा। सोचिए, सब कल्पनाएं कर रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातों को जानकर कुछ कल्पनाएं कर रहे हैं। लोगों को यह भी लगता होगा कि मरने के बाद भी भौतिक सुविधाओं की जरूरत होगी। दाओजली हेडिंग, यह पूरा स्थल ब्रह्मपुत्र की घाटी में है। यह ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर में दाओजली हेडिंग, यहां से खरल और मूसल मिले हैं। ये खरल और मूसल ये आपके घरों में भी मिलते होंगे। इससे पता चलता है कि वहां के लोग भोजन को पीसा करते थे। जहां से जेडाइट नामक पत्थर भी मिलता है। ये जेडाइट पत्थर, यह एक हरे रंग का पत्थर होता है जिससे औजार बनाए जाते थे। तो पाकिस्तान का जो मेहरगढ़ है, 4 कमरों का मकान, कब्रें मिली हैं। एक कमरे में अनाज का स्टोरेज। दूसरा, दाओजली हेडिंग, जो हमने बातचीत की, ब्रह्मपुत्र की घाटी, गारो की पहाड़ियां, खरल और मूसल जैसे संरचनाएं मिली हैं जो भोजन को पीसने का काम करते थे। और जेडाइट नामक पत्थर से ये मिलकर बनते थे जो हरे रंग का होता था। इतिहासकारों का मानना है कि जेडाइट चीन से आया होगा, क्योंकि उनका ऐसा सोचना है कि ब्रह्मपुत्र नदी के मार्ग से यह पता चलता है कि लोगों का संपर्क दूसरे स्थानों के लोगों से हुआ करता था। अब जैसे कोई चीज जो वहां नहीं मिलती और वहां मिल रही है और वो कहीं दूसरी जगह मिलती है, तो हम ये कल्पना कर सकते हैं कि वो अपने आप तो चलकर नहीं आई होगी। इसका मतलब लोगों का आना जाना रहा होगा, व्यापार के लिए, सामानों के लिए, औजारों के लिए। निम्नलिखित में कौन से सही सुमेलित नहीं है? बुर्जहोम, गेहूं, मेहरगढ़, चावल, महागढ़, कुत्ता, कोल्डी हवा, जानवरों की अस्थि। तो स्थल और उसके अवशेष की ये जोड़ी है। स्थल और उसके अवशेष की जो जोड़ी नहीं है वो है महागढ़ और कुत्ता, क्योंकि यह इस प्रकार की चीजों के लिए प्रचलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? प्राचीन काल में आदि मानव द्वारा आग की खोज एक सोची समझी मानसिकता का परिणाम थी। आग एवं पहिए की खोज ने प्राचीनतम आदि मानव के विकास को सभ्यता और आधुनिकता की ओर अग्रसर। रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। रिफ्रेश कर दीजिएगा, रिफ्रेश कर दीजिएगा। तो दोनों ही बातें बिल्कुल सही हैं।
कि कृषि के शुरुआत के कारण प्राचीन आदिम समुदाय कला और संस्कृति जैसे विभिन्न आयाम की तरफ आकर्षित हुआ, और नवपाषाण युग ही वो समय था जब पहिए का आविष्कार हुआ। 2015 में जीएस पेपर 1 में आया था कि भारत की मध्य पाषाण शिल्प कला न केवल उस काल के सांस्कृतिक जीवन को बल्कि आधुनिक चित्रकला से तुलनीय परिष्कृत सौंदर्य बोध को भी प्रतिबिंबित करती है। समालोचना कीजिए। तो ये सवाल अभी हमने समझाया नहीं है क्योंकि कक्षा 6वीं के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, बस एक आइडिया दे रहे हैं आपको कि ऐसे सवाल भी आते हैं। अब आते हैं लाल लालियों आरंभिक नगर पर, जो इस किताब की चौथी यूनिट है। क्या सीखेंगे हम इसमें? हम सीखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता, हम सीखेंगे हड़प्पा, हम सीखेंगे योजनाबद्ध शहर, हम सीखेंगे लोगों का जीवन, और हम देखेंगे सभ्यता का अंत। तो शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये यहां से अब हमारे पीटी के लिए जरूरी जानने वाला कंटेंट शुरू होता है। सिंधु घाटी सभ्यता आज से 4700 वर्ष पूर्व, क्योंकि अब नवपाषाण युग खत्म हो गया है, अब लोग गांवों में रहने लग गए, शहरों में लगे। जब वहां रहने लगे तो उनके कुछ नियम, उनकी कुछ सांस्कृतिक परिवेश, उनके कुछ विचार प्रस्तुत होने लगे। तो लगभग 4700 वर्ष पहले उस जमाने के नगर मुख्य रूप से सिंधु नदी घाटी के मैदानों में फले फूले थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी घाटी मतलब जहां से नदी बहती है, वहां पर ये विकसित हुए। क्योंकि सिंधु नदी के आसपास विकसित, इसलिए सिंधु घाटी। समय 4700 वर्ष पहले। इस सभ्यता का सबसे पहले खोजे जाने वाले शहर का नाम था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता के कई शहर थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला शहर जो खोजा गया था वो था हड़प्पा। शहर की बात कर रहा हूं मैं, गांव की बात नहीं कर रहा हूं, शहर। और इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को कई बार हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा आज के पाकिस्तान में पड़ता है। इस पुरास्थल की खोज सहयोग से हुई। वास्तविक रूप से अंग्रेज जब रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तब उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों ने वहां जब खुदाई की तो उन्होंने वहां की ईंटों का उपयोग करना शुरू कर दिया। पर बाद में अंग्रेजों के कुछ इतिहासकारों को पता चला कि वो तो बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1856 क्रांति से एक साल पहले, हमारे क्रांति 1857 की क्रांति याद है ना, 1857 की क्रांति से एक साल पहले हड़प्पा की खोज हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग यहां पर रेलवे लाइन बिछाने का काम कर रहे थे। उन्हें खंडहर मिले थे। मजदूरों और कारीगरों को शुरू में लगा कि वह किसी साधारण से शहर का खंडहर होगा, इसलिए वहां से ईंटें निकालकर रेल निर्माण में इस्तेमाल की जाने लगी। आज से लगभग 80 वर्ष पहले एक ब्रिटिश पुरातत्वविद को एहसास हुआ कि यह कोई मामूली शहर नहीं बल्कि बहुत ही प्राचीन शहर था। मतलब उसके उपयोग होने के बहुत लंबे समय के बाद पता चला कि यह हड़प्पा की चर्चाएं चल रही हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के और भी स्थान थे। मोहनजोदड़ो, जो मूवी आपने देखी थी, कालीबंगा, लोथल और धोलावीरा। मैंने आपसे मैपिंग के बारे में भी कहा है। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं सब ये जगह, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान, हड़प्पा पाकिस्तान, मेहरगढ़ पाकिस्तान। और इसके अलावा मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो काफी ज्यादा विकसित थे, योजनाबद्ध शहर थे। आज जैसे चंडीगढ़ हैं, आप चंडीगढ़ को कभी गूगल करके देखना और उस शहर को देखना तो आपको बिल्कुल समानांतर सड़कें मिलेगी।
तो बिल्कुल समानांतर सड़कें तभी बनाई जा सकती है जब पूरी योजना के तहत शहर का निर्माण किया गया हो। तो उस जमाने में पूरे योजनाबद्ध तरीके से इसका निर्माण किया गया था। पक्की ईंटों का उपयोग, पक्की ईंटें, इसका मतलब इस तकनीक को ये लोग जानते होंगे कि जब चीज को गर्म किया जाता है तो उसकी मजबूती बढ़ती है। तकनीक कितनी बढ़ गई होगी। सड़कें और नालियां और नालियों को भी साफ करने के लिए ढक्कन जो आज हम यूज करते हैं, उस जमाने में मकान भी पूरी तरह से योजनाबद्ध होते थे। कहां स्नान घर बनेगा, कहां रसोई घर बनेगा, कहां पर बैठक रूम रहेगा, योजनाबद्ध मकान और भंडार गृह तक जैसी चीजें मिलती है। ऐसा लगता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों का निर्माण बहुत ही सटीक योजना के आधार पर हुआ था। हड़प्पा का नगर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी। जो सिंधु घाटी में जो हड़प्पा नगर हैं वो दो भागों में है, पश्चिमी और पूर्वी। तो योजनाबद्ध था। नगर का पश्चिमी भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर था। आप जरा समझना, नगर के दो भाग थे, एक थोड़ा ऊंचाई पर और एक नीचे। तो ऊंचाई पर का मतलब होगा ये सामंतवादी लोग, ज्यादा पैसे वाले लोग होंगे, और ये मजदूर लोग होंगे जिनको अलग से बसाया गया होगा। ऊंचे भागों को नगर दुर्ग कहते हैं। जो ऊंचे भाग है उनको नगर दुर्ग कहते हैं। इस दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनी थी ऊंचे भाग में। नगर का पूर्वी भाग नीचा था। तो अगर हम बात करेंगे तो पश्चिमी जो भाग है वो ऊंचा है और जो पूर्वी भाग है वो नीचा था। इस भाग को निचला शहर कहते थे। नगर दुर्ग ऊंचा भाग, पश्चिमी भाग। एक बड़ा तालाब मिला है। पुरातत्वविदों ने इसे महान स्नानागार का नाम दिया है। मतलब ये जो महान स्नानागार नाम दिया गया है ना, वो एक तालाब है। वो एक तालाब है जिसे महान स्नानागार नाम दिया गया है। जो महान स्नानागार नाम दिया गया है वो तालाब को दिया गया है, तालाब को। और इसका निर्माण पक्की ईंटों से हुआ है। महान स्नानागार की दीवार और फर्श पर चारकोल की परत है। चारकोल की परत लगाने से वो बहुत बारीक चूर्ण होता है। वो उन जगह पर जमा हो जाता है जहां से पानी रिस कर जाता होगा, ताकि पानी का रिसाव न हो सके। तो चारकोल का उपयोग है। नगर दुर्ग मतलब पश्चिमी भाग पर हड़प्पा वाले में महान स्नानागार हैं। इसमें उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनी हैं, चारों तरफ कमरे बने हैं। इतिहासकारों का अनुमान है कि यहां पर विशेष अवसरों पर विशिष्ट नागरिक स्नान किया करते थे। अब यह अनुमान, मैंने जैसे कहानी बताई थी लाल लालियो शुरुआत में, कि हम परीक्षा हॉल में मान लेते दब जाते तो कहानी बनाई जाती। तो अब ये कहानी है। अब हो सकता है इसका वास्तविक कारण क्या था, वो तो उस जमाने का वास्तविक कोई व्यक्ति उतर कर आए, वीडियो रिकॉर्डिंग मिल पाए। लेकिन फिर भी इतिहासकारों का यह कहना है कि भाई विशेष अवसरों पर यहां विशिष्ट नागरिक नहाने आते होंगे। धनी लोग शहर के ऊपरी हिस्से में रहते थे, जबकि मजदूर लोग शहर के निचले हिस्से में रहते थे। पक्की ईंटों का प्रयोग, घर और अन्य इमारतें पक्की ईंटों से बनी थी। ईंट एक ही आकार की थी। अब सोचो, एक जैसी ईंटें बनाना भी तो टेक्नोलॉजी है। इसका मतलब उस समय वैज्ञानिक तकनीक बहुत ज्यादा विकसित थी। इससे पता चलता है कि हड़प्पा के कारीगर कुशल होते थे। ईंटों को इंटरलॉक पैटर्न से, इंटरलॉक पैटर्न मतलब उस ईंट के अंदर ही ऐसी संरचना बनाई जाएगी कि दूसरी ईंट को फिट किया जा सके। तो इंटरलॉक पैटर्न से जोड़ा जाता था, जिससे इमारत में मजबूती मिलती थी। सड़कें और नालियां, सड़क पर ईंटें बिछाई जाती थी, सड़कें आपस में समकोण पर। सोचो समकोण, कोई मेजरमेंट तो नहीं होता था, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट लाइनें बन रही है सड़कों की। मतलब उनका गणित कितना अच्छा होगा। नालियों का जाल योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता है। देखो लाल लालियों, जब मकान बनता है ना, तो आप देखना, सुतार आ जाए, कारपेंटर आ जाए, बिजली वाला आ जाए, या फिर मैं कहूंगा कि टाइल्स लगाने वाला आ जाए, मकान की ईंटों से दीवार बनाने वाला आ जाए, हर कोई अपने पास एक मेजरमेंट और स्केल रखता है। उससे उसे पता चलता है कि सही गलत क्या हो रहा है। सोचो उस जमाने में तो ये था भी नहीं, कितना गणित खूबसूरत होगा।
नदियों का जाल भी नालियों का जाल भी योजनाबद्ध तरीके से बनाया गया था। हर घर से निकलने वाली नाली सड़क की नाली से मिलती थी। नालियों को पत्थर की सिल्लियों से ढका था, वो सिल्लियां जहां से साफ सफाई करेंगे। थोड़े थोड़े अंतर पर इनमें मेन होल जैसे बने होते थे ताकि साफ सफाई हो सके। योजनाबद्ध मकान, घरों की दीवारें मोटी और मजबूत होती थी। कुछ मकान तो 2 मंजिले भी होते थे। इससे उस जमाने की परिष्कृत वास्तुकला का पता चलता है कि कैसे मकान का निर्माण करने वाला व्यक्ति, जो भी कारीगर होगा, वो भी कोई साधारण व्यक्ति तो नहीं होगा। एक घर में अक्सर एक रसोई, एक स्नान घर और एक बड़ा सा आंगन होता था। पानी की सुचारू व्यवस्था के लिए अधिकतर घरों में कुआं भी होता था। भंडार गृह, सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में बड़े भंडार गृह मिलते हैं, जैसे वेयर हाउस है आज के जमाने में। ऐसे भंडार गृह से झुलसे हुए अनाज मिले। झुलसे हुए अनाज मतलब अनाज का इतना उत्पादन होता होगा कि अनाज को संग्रह करके रखते होंगे और वह कभी कभार वो जलकर खत्म हो गए होंगे। तो इसका मतलब अनाज के संग्रहण होने का मतलब कृषि काफी उन्नत होगी कि उत्पादन बहुत मिलता होगा। इससे पता चलता है कि उस जमाने में अनाज का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता था। इतिहासकारों का यह अनुमान है कि टैक्स को अनाज के रूप में वसूला जाता होगा। अब ये कल्पना है कि जो अनाज का के रूप में कलेक्ट किया गया है, बड़े भंडार गृह में टैक्स से वसूले गए अनाज रखे जाते थे। लोगों का जीवन, गांव के लोगों का मुख्य पेशा खेती-बाड़ी होता था, लेकिन शहर के लोग कई पेशे करते थे। तो शहर के लोग शिल्पकार थे, व्यापार थे और वो कुछ खेती भी करते थे। शिल्प, बर्तन बनाने के लिए शिल्पकार किसे कहेंगे? बर्तन बनाने वाले तांबा और कांसे का उपयोग करके किसी प्रकार की संरचनाएं बनाने वाले। औजार, हथियार, सील बनाने के लिए तांबे और कांसे का प्रयोग होता था। मिट्टी के सील भी बनाए जाते थे। कई बड़े बर्तन भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल शायद अनाज रखने के लिए, क्योंकि घरों में आज हमारे यहाँ पर बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं, तो उस समय बड़े बड़े जो बर्तन मिले हैं शायद वो अनाज को जमा करने के लिए घरों के अंदर भी मिलते थे। ये सब शिल्प होते थे जो इन चीजों का निर्माण करते थे। जेवर बनाने के लिए सोना, मनके, लकड़ी और मिट्टी का इस्तेमाल होता था। मनके बनाने के लिए महंगे पत्थर का प्रयोग होता था, जैसे कि कैनेलियन, जेस्पर, क्रिस्टल। उसके आसपास जो नदी में पत्थर मिलते थे उन्हीं से। खिलौने बनाने के लिए मिट्टी और लकड़ी का प्रयोग। अब सोचो, खिलौने बनाए जा रहे हैं, इसका मतलब मनोरंजन पर भी ध्यान दिया जाता था। एक गाड़ी के आकार का खिलौना बड़ी अच्छी हालत में मिला है। इसे देखकर लगता है कि उस जमाने में गाड़ी को जानवरों द्वारा खींचा जाता था। खिलौने, बर्तनों और जेवरों पर जटिल नक्काशी देखने को मिलती है। इससे सिंधु घाटी सभ्यता के कारीगरों की दक्षता का पता चलता है। कुछ तकलियां भी मिली हैं जिनका इस्तेमाल धागा बनाने के लिए होता था, मतलब एक मशीन जिससे धागा बनता था। लोग कपास से धागा बनाते थे, मतलब कपास जैसी फसल भी लेते थे। व्यापार, हड़प्पा के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। तांबा राजस्थान और ओमान से आता था। हड़प्पा के कुछ सील मोसोपोटेमिया में मिले हैं। मोसोपोटेमिया ईरान, वर्तमान के आधुनिक ईरान में मोसोपोटेमिया मिलता है। तो सोचो कि ईरान से वह हड़प्पा तक आते होंगे सामानों को लाने ले जाने के लिए, तो एक व्यापार का बड़ा केंद्र बन गया ये। इससे पता चलता है कि हड़प्पा और मेसोपोटामिया के बीच व्यापार हुआ करता था। मेसोपोटामिया ईरान में, हड़प्पा पाकिस्तान में। गुजरात का लोथल एक बंदरगाह मिला है, गुजरात के लोथल में। इससे पता चलता है कि उस जमाने में समुद्री मार्ग से व्यापार होता था। कई तरह के सील, एक प्रकार की सील मतलब मुद्रा, मिलने से पता चलता है कि व्यावसायिक लेन देन का सिस्टम अच्छी तरह से विकसित था। आप अगर इस पूरी की पूरी बातों को पढ़ेंगे तो आपको अद्भुत लगेगा कि आज से इतने पुराने टाइम में न केवल मकानों की संरचना, सड़कों की संरचना, बल्कि बंदरगाहों की संरचना, हम कहेंगे कि व्यापार के जितने भी विकल्प थे सब कुछ खुले हुए थे। खेती, झुलसे हुए अनाजों के अवशेष भी मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता के गांवों में गेहूं, जौ, दलहन, मटर, चावल, तिल, अलसी और सरसों की खेती होती थी। हल की शक्ल का एक खिलौना भी मिला है। इससे पता चलता है कि खेती जोतने के लिए
हल भी बन गया था। बड़े भंडार गृह, बड़े बड़े बर्तनों के मिलने से पता चलता है कि अनाजों का उत्पादन प्रचुर था, क्योंकि संग्रह करने की चीजें तभी बनाई जाएगी जब अधिकता होगी। अगर अधिकता होती नहीं तो संग्रह की बात ही नहीं आती। पुरा स्थलों से कई पालतू पशुओं की हड्डियां भी मिली है। पता चलता है हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, बकरियां, भेड़ और सुअर को पाला करते थे। इतिहासकारों का अनुमान है कि सिंधु घाटी सभ्यता में किसी न किसी प्रकार का प्रशासन तंत्र भी रहा होगा। हो सकता है प्रशासन संभालने के लिए लोगों की कमेटियां रही होगी। पुरा स्थलों में खिलौने और मूर्तियां मिली हैं। इससे पता चलता है कि लोग मनोरंजन का भी उपयोग करते थे। हड़प्पा में मिले हुए सील, सील मतलब मुद्रा, पर किसी लिपि में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन आज तक ये लिपि कोई भी जान नहीं पाया है। इसका मतलब है कि उस जमाने में लोग लिखना भी जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को अब तक कोई पढ़ नहीं पाया है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, लोग देवी देवताओं की पूजा करते थे। वहां से मिली कई मूर्तियां इस बात की पुष्टि करती है। पुरातत्वविदों का ध्यान खासकर एक पुरुष की मूर्ति जिसके चारों ओर पशु हैं ने खींचा है। एक पुरुष की मूर्ति जिसके चारों ओर पशु हैं, ये हमारे वर्तमान में भगवान शंकर के जैसे हैं, क्योंकि भगवान शंकर को पशुपतिनाथ भी कहते हैं। यह मूर्ति कुछ कुछ हिंदू धर्म के शंकर भगवान से मिलती जुलती है। शंकर भगवान को पशुपतिनाथ के नाम से भी जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ, यह आज तक कोई नहीं वास्तविक रूप में बता पाया, क्योंकि इतनी उन्नत, इतना बेहतर विज्ञान, इतना बेहतर गणित जानने वाले लोग अचानक पृथ्वी पर से गायब कैसे हो गए। कई कहानियां हैं, जैसे उस मूवी में दिखाया गया था सिंधु ने अपनी जलधारा की दिशा बदल दी। कई कहानियां हैं कि अकाल पड़ा होगा लंबे समय तक। कई कहानियां हैं कि उत्पादन नहीं हुआ होगा। हड़प्पा सभ्यता का अंत अचानक से आज से 3900 वर्ष पहले हो गया। टूटी सड़कों और जाम पड़ी नालियों से पता चलता है कि सारा तंत्र खराब हो चुका था। बाद के समय की खुदाई में दूर के स्थानों के सामानों के अवशेष नहीं मिलते हैं। इसका मतलब है कि बाहरी दुनिया से व्यापार समाप्त हो चुका था। घरों की दशा भी खराब हो चुकी थी। शहर के लोग अब धनी नहीं रह गए थे। इतिहासकार अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का सही कारण समझ नहीं पाए, लेकिन कुछ अनुमान लगाए गए हैं। क्या अनुमान है? ऐसा हो सकता है नदियां सूख गई हो। इसके परिणाम स्वरूप लोगों को दूसरी जगह जाना पड़ा होगा। ईंटों की भट्टियां बहुतायत में मिली है। कई अलग अलग जगह ईंटों की भट्टियां मिली है जो पलायन को दर्शाती है। इनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा होगा। हो सकता है बहुत ज्यादा कृषि कार्य, भूमि का उत्पादकता पर कोई गौर नहीं हुआ होगा और भूमि की उत्पादकता खत्म हो गई होगी। इस कारण से जंगलों की कटाई हुई होगी। वनस्पति कम हो जाने के कारण लोगों को दूसरी जगह जाने के लिए बाध्य होना पड़ा होगा। मवेशी और भेड़ों द्वारा अत्यधिक चराई के कारण वनस्पति का नुकसान हुआ होगा और इससे मरुस्थलीकरण हो गया होगा। किसी महामारी या प्राकृतिक तबाही की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इससे आबादी का एक बड़ा भाग तबाह हो गया होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से सही नहीं है? मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का खोजा जाने वाला पहला स्थल है। गलत है, हड़प्पा है। सिंधु नदी के किनारे विकसित होने के कारण से सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। तो कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है? हम कहेंगे कि पहला सही नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया, चर्चा कीजिए। इसे तो आप लिख सकते हैं केवल कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी से भी इस प्रश्न के उत्तर तक आप पहुंच सकते हैं। तो कल लाल लालियो शुरू करेंगे राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। आज आप लोगों का जैसा सहयोग रहा, कल भी ऐसा सहयोग बनाइएगा। दूसरी कक्षा में पूरी कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी खत्म और उसके बाद हम कक्षा 6वीं की तीसरी एनसीईआरटी पर आएंगे। ज्योग्राफी मैंने स्पेशल क्लास के रूप में कंप्लीट करवाया है 2 पार्ट में। हिस्ट्री को मैं 2 पार्ट में कंप्लीट कराऊंगा। कल हम शुरुआत करेंगे अगले चैप्टर में राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य। किस विषय में है ये? वेद क्या हैं, वैदिक युग के लोग क्या हैं और इनाम गांव के महापाषाण क्या हैं, इस पर एक विचार विमर्श आपके सामने रखेंगे। और कमेंट जरूर करिएगा कि आज का इतिहास हमने जो पढ़ाया आपको कैसा लगा।
आपके कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे। सभी लाल लालियों का धन्यवाद। बाय।